देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो तुम लोग के पास रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या। अच्छा देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी कंप्लीट किया था उसका मैंने बोला था कि इसका पहले हम लोग जो है सेट ए बी करेंगे, ठीक है। सी देखो वैसे भी नेसेसरी नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स में हमेशा हमें कोई भी चैप्टर करना है उसमें सेट ए और बी करना होता है, सी नहीं करना होता है। इसका रीजन बस इतना है कि वो 5 मार्क्स 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, वो हम लोग का आता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सेट ए बी यही हमारे एग्जाम रेलिवेंट होता है। बाकी सी जो है तुम लोग ऐसे ही सीख रहे हो तो अपने प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ भी सकते हो उसके रिगार्डिंग, बट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है तो हम लोग सेट ए भी करेंगे। लेकिन ये वाला जो है अभी आज हम लोग एक नया चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला एक एक्स्ट्रा क्लास देके ये करवा देंगे, ये रेगुलर क्लास में ये वाला नहीं करवा रहे। देखते हैं अगर हो सकता है तो ये संडे या किसी एक दिन एक एक्स्ट्रा क्लास देके ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था उसका सेट ए और बी हम करवा देंगे, ठीक है। और तुम लोग एक काम कर सकते हो, देख भी सकते हो एक बार कि क्या क्या करवाए थे तो तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्लास में करवा देंगे। गुड मॉर्निंग नयनी। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम लोग देखो इसीलिए ये वाला नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा क्लास देके करवा देंगे। आई होप संडे करवा देते, ठीक है। तो तुम लोग जरूर देख के रखो, हम पूछेंगे तुम लोगों से, ये करवाएंगे संडे। और आज हम लोग जो है नया जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते, रेगुलर क्लास है तो नया टॉपिक ही स्टार्ट कर लेते, दैट इज कोर रिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। कोर रिलेशन एंड रिग्रेशन ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टॉपिक है, मतलब एक साथ है। कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, बट हम लोग पहले कोरिलेशन पढ़ेंगे अलग से, फिर रिग्रेशन। ये दोनों चीज एक साथ नहीं, पहले कोरिलेशन देन रिग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो रिलेशन का मतलब क्या है। रिलेशन का मतलब अगर ह्यूमन बीइंग भी देखो तो तुम लोगों के साथ मेरा क्या रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, ठीक है। तो तुम लोगों में फ्रेंड का रिलेशन है, ठीक है। तो भाई बहन का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे के साथ पेरेंट्स का रिलेशन हो सकता है। तो रिलेशन मतलब देखो जब भी रिलेशन का बात आ रहा है तो क्या मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसा भी रिलेशन हो, क्या वो एक इंसान से एक ह्यूमन बीइंग से पॉसिबल है? कभी नहीं। रिलेशन मतलब कम से कम दो लोग तो इन्वॉल्व होंगे, जैसे दो दोस्तों के अंदर रिलेशनशिप, दो भाई बहन, तीन भाई बहन भी हो सकते, ठीक है। तो कोर रिलेशन का मतलब वही होता है कि रिलेशन, तो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो हमें यहाँ पर वेरिएबल के अंदर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सुबीर। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखो जो हम बोल रहे थे, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रिलेशन होता है, ठीक है, उसके लिए भी जैसे हमें एटलीस्ट 2 पर्सन्स तो चाहिए, कोई भी रिलेशन हो, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें यहाँ पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स में तो वेरिएबल्स पढ़ते हैं, जैसे वेरिएबल्स देखो इसके पहले हम लोगों ने जो भी दो टॉपिक किया था, ठीक है, वो हम लोगों का जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। वहां पर जिन लोगों ने क्लास किया है उन लोगों को पता है, जिन लोगों ने नहीं किया है पहले किए हो कभी तो पता है, नहीं किए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर समझ में आएगा। हम जस्ट एक बात बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखो, जैसे एवरेज था, ठीक है, एवरेज था मतलब एरिथमेटिक मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, ठीक है। और डिस्पर्सन भी जो हम लोगों ने देखा, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सब जो भी हम लोग रेंज देखा, क्वार्टाइल डेविएशन देखा। तो यहाँ पर सारे जगह पे एक ही वेरिएबल को लेके हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एक ही वेरिएबल को लेके। और एक वेरिएबल को लेके जब डिस्कशन करते हैं उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट, ठीक है। यूनिवेरिएट डिस्कशन होता है वो, ठीक है। और अगर हम लोग एक से ज्यादा, अगर मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है, मोर देन वन वेरिएबल को एट ए टाइम लेके उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पॉइंट देखो, एट ए टाइम साइमल्टेनियसली लेना है, ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल ले लिया आफ्टर दैट वन वेरिएबल, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम लोग वेरिएबल्स को जो ले रहे हैं वो हम लोग एट ए टाइम दो वेरिएबल्स को लेके एनालिसिस करते हैं तो उसे बोला जाता है बाई वेरिएट। बाई वेरिएट मतलब मोर देन टू। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो, ये देखो
इतना सब हम नहीं बोलेंगे, ये सब हमें जरूरी भी नहीं है। देखो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कशन किए वो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि वहां पर या तो हम लोग सिर्फ स्टूडेंट का हाइट लेके उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसका मोड कैलकुलेट कर सक रहे थे, या फिर डिस्पर्सन में रेंज वगैरह, वेट होता है, मार्क, प्रॉफिट, वेज एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल का डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग कैसे डिस्कशन करेंगे, ये जो नया चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कोर रिलेशन एंड रिग्रेशन, यहाँ पर हम लोग मोर देन वन वेरिएबल को साइमल्टेनियसली एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे बाईवेरिएट एनालिसिस, ठीक है, बाईवेरिएट एनालिसिस। अब इसका जरूरत क्यों है, इसका जरूरत इसलिए हुआ, जैसे मान लो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो ये जानना चाहता है कि वो बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करे ताकि उसे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिले। जैसे वो चाहता है कि उसे कम से कम फर्स्ट ईयर में 10% प्रॉफिट मिले, वो लगाना चाहता है 2 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब उसका दो वेरिएबल हो गया, देखो उसका इन्वेस्टमेंट एक हो गया, दूसरा उसका प्रॉफिट। तो वो ये अगर उसको आइडेंटिफाई करना है और इसको एनालिसिस करना है थ्रू स्टैटिस्टिक्स, तो हमें कोर रिलेशन का हेल्प चाहिए। या फिर अगर कोई स्टूडेंट ये पता करना चाहता है कि वो अगर अच्छा रिजल्ट करना चाहे या फिर उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो वो कितने टाइम पढ़े, ठीक है, कितने टाइम पढ़े ताकि उसका पहले जो भी टेस्ट का रिजल्ट आया था उससे और भी अच्छा होगा, मतलब उसे नंबर भी पता करना है और उसके लिए क्या मेहनत करना है वो भी पता करना है। फिर से अगेन दो चीज आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कोर रिलेशन। यहाँ पर ये होता है कि कोर रिलेशन का मतलब, अगर हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि कितना पढ़ने से कितना मार्क्स मिलेगा, इतना कितना इन्वेस्टमेंट करने से 10% हमें मिलेगा, ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स के अंदर अगर हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कोर रिलेशन, ठीक है। और इस तरह का दो वेरिएबल रिलेटेड जब एनालिसिस होता है तब हम लोग इसको बोलते हैं बाईवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। तो देखो कोर रिलेशन एंड रिग्रेशन में पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, तो तुम लोग लिखो, एक सेकेंड, मेरा नोट्स, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई वेरिएट डेटा, ठीक है। अब कोर रिलेशन का बात आ रहा है तो रिलेशन यानी दो डेटा हमें चाहिए, ठीक है, दो वेरिएबल हमें चाहिए। एक वेरिएबल से रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैसे ही देखो, व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू डिस्क्रीट वेरिएबल्स, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, ठीक है, एक एक नहीं, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब हो जाता है एक साथ, एट ए टाइम टू डेटा, ठीक है, ऑन टू डिस्क्रीट वेरिएबल साइमल्टेनियसली, देन आर नोन एज बाई वेरिएट डेटा, ठीक है। तो पहले हम लोग कोर रिलेशन, तो मैंने जस्ट ऐसे ही तुम लोग को बोला कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब बाईवेरिएट डेटा पहले मैंने बता दिया, इसको भी मैंने बहुत बार बोला, डिस्कस भी किया कि बाईवेरिएट, बाई मतलब टू हो गया, ठीक है। बाईवेरिएट डेटा यानी दो वेरिएबल का अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन दो वेरिएबल्स हमें साइमल्टेनियसली एट ए टाइम लेना है, और ये कैसे वेरिएबल्स है, डिस्क्रीट है। अब ये नया चीज क्या आया, देखो नया नहीं है, मतलब मैंने पहले बताया है लेकिन अभी फिर से बताएंगे, एक बार बता देते हैं। देखो डिस्क्रीट क्या होता है, जिन लोगों ने किया है, क्या याद है किसी को डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स बोल सकते हो, डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या था, इतना बताओ, जिन्होंने सैनोन और नॉयनी, तुम लोगों ने ये क्लास किया था, तो मुझे इतना बताओ कि वेरिएबल्स कितने टाइप्स था। अगर डिस्क्रीट याद नहीं है, नो इशू, मतलब नो इशू बोलना नहीं चाहिए, याद रहना चाहिए, मैंने इतना सारा एग्जाम्पल के साथ समझाया था, फिर भी मुझे इतना बताओ वेरिएबल्स कितने टाइप्स थे। अगर पूरा याद नहीं है चलो मान लेते हैं, लेकिन कितने टाइप्स वेरिएबल होते हैं ये बता सकते हो, वेरिएबल्स का टाइप बोलो, वेरिएबल्स कितने टाइप का था, डिस्क्रीट एक तो यहाँ दिख रहा है और एक की तो याद रखना है, बोलो, कंटिन्यूअस याद नहीं है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है ना। डिस्क्रीट वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, देखो डिस्क्रीट वेरिएबल्स का मतलब है, जैसे मान लो एक फूल है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक फूल है, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें ये देखो, इसमें कितने सारे
पेटल्स है, देखो 1 2 3 4 5 पंखुड़ियां है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसमें 5 से ज्यादा हो सकता है। मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि एक फूल में कितने सारे पंखुड़ियां है, तो उसमें कभी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 4.5 पंखुड़ियां है, मतलब 4.5 पेटल्स, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। 4.5 या 3.5 ऐसे नहीं बोल सकते। तो पहला बात है कि डिस्क्रीट वेरिएबल इंटीजर टाइप्स होता है, ठीक है, इंटीजर टाइप्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग कभी भी पॉइंट में इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या होता है, ये काउंटेबल इंटीजर होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, इसका मैंने एक दूसरा एग्जांपल से भी समझाया था, लेकिन अभी ओवरऑल अगर हम एक एग्जांपल से समझाना चाहे तुम लोगों की, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स का मतलब होता है जहां पर हम लोग हमेशा जो डेटा मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर 5 ही पेटल्स होंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होंगे। या फिर अगर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन ए लोकेलिटी, तो वहां पर भी कुछ हम लोग का इंटीजर के अलावा पॉइंट पॉइंट में नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर हम लोग कोई वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं कोई एक रेंज में जो काउंटेब या तो फाइनाइट हो, जैसे देखो फाइनाइट मतलब ये 1 2 3 4 एंड 5 फाइनाइट है ना, 5 तक ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है वो 5 है, तो फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट कब बोलते हैं उसका अलग एग्जाम्पल होता है, वो काफी लेंदी चीज हो जाएगा, वो अभी इतने डिस्कस करने का यहाँ पर हमारा नीड नहीं है। अभी हम इतना बता देते हैं, देखो तुम लोग को डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में डिफरेंस। डिस्क्रीट वेरिएबल ये होता है जहां पर कोई एक पर्टिकुलर रेंज में कोई भी नंबर हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन मान लो अगर हम लोग क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उनका हाइट का हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइट का हम लोग मेजरमेंट देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लो हम लोगों ने एक रेंज ले लिया हाइट का, ठीक है, 150 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर का। तो क्या 150 के बाद 151 152 153 154 155, इसको ना 155 करते, नहीं तो इतना बड़ा चीज समझा नहीं पाएंगे। 155, तो क्या यही होगा, या फिर किसी का जो हाइट है वो ऐसे भी हो सकता है 150 पॉइंट समथिंग, ठीक है, जैसे 2, ठीक है। या फिर इसका वेट कर लो, देखो अगर हाइट वाला बात ये सेंटीमीटर में दिया, मान लो हाइट किसी का 50 से 55 है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। तो अगर हम लोग ये रेंज में वैल्यूज को एज्यूम करना चाहे तो 50 के बाद 51 52 53 54 55 ऐसे ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी का वेट 50.500 भी हो सकता है, मतलब 50 किलोस 500 ग्राम, ये भी हो सकता है 250 ग्राम 750 ग्राम, मतलब उसके और भी वैल्यूज आ सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में कोई भी वैल्यूज आ सकता है, इस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यूज आ सकता है, तब उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। लेकिन अगर रेंज के अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं आ सकता है, जो पर्टिकुलर फाइनाइट कुछ वैल्यूज है वही आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल का ये मतलब होता था। और कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब अगर रेंज में हम लोग कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, पॉइंट वाला भी कर सकते हैं, मतलब वेट 51 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। लेकिन क्या 51 के बाद 52 ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी का वेट ऐसा भी तो हो सकता है कि 51.500 आ गया, मतलब 51 किलो एंड 500 ग्राम, ये भी हो सकता है। लेकिन फ्लावर्स का 1 से लेके 5 ही होगा। अगर मैंने जो ड्रॉ किया उसमें 5 पेटल्स है, या फिर 5 पंखुड़ियां, जो भी बोलो। या फिर एक मैच में अगर 11 प्लेयर्स है, ठीक है, एक टीम में 11 प्लेयर्स है, तो हम लोग 11 ही बोलेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 11। हम लोग ये तो नहीं बोल सकते 3.5 प्लेयर्स है, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी वैल्यू, जैसे देखो मैंने बोल दिया कि 0 से लेके 11, तो इसके अंदर कितने प्लेयर है, तो मेरे पास यही नंबर रहेंगे 1 से लेके 11, 1 2 3 4 5। हम ये नहीं बोल सकते कि 5.5 प्लेयर है, क्योंकि 1 से लेके 11 में 5.5 भी तो आता है नंबर के हिसाब से। लेकिन ये यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू एज्यूम नहीं हो सकता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल ऐसा होता है, ठीक है। बाकी जब तुम लोग बेसिक का क्लास जिन्होंने किया हुआ है और एक बार देखो भूल गए हो, तो वहां पर देख सकते हो, ठीक है। और जिनका अभी भी नहीं हुआ है, तो जब करोगे तब देखोगे कि वहां पर मैंने और भी डिटेल से हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जस्ट मैंने ये डिस्क्रीट पॉइंट को डिस्कस करने के लिए बोला, ठीक है। वैसे इसका इम्पैक्ट यहाँ पर कुछ खास नहीं आने वाला, लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब तो पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट वेरिएबल है क्या, ठीक है। तो देखो, बाइवेरिएट डेटा बोला था मैंने, व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू डिस्क्रीट वेरिएबल साइमल्टेनियसली, देन एक सेकेंड, दे आर नोन होगा, ठीक है। देन लिख दिया मैंने, उसको तुम लोग दे कर लो, दे आर नोन एज बाइवेरिएट डेटा, ये कर लो दे आर नोन एज बाइवेरिएट डेटा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट
डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम लोग बाइवेरिएट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा is called as bivariate distribution। ठीक है, तो अगर हम लोग दो वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली एट ए टाइम सिलेक्ट करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन याद है, ये भी हम लोगों ने बेसिक क्लास में किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो अगर हम लोगों का कुछ एक वेरिएबल्स दे दिया, जैसे मान लो कि क्लास में 5 स्टूडेंट है, ठीक है, तो मैंने एक 10 मार्क्स का एग्जाम लिया था, किसी को 10 मिला, किसी को 8 मिला, और एक जन को 8 मिला, और एक जन को 5 मिला, और एक जन को 7 मिला। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से दिखाना चाहते हैं तो 10 8 5 7 ऐसे लिखेंगे। 10 मिला है, एक जन को 8 मिला है, दो जन को 5 मिला है, एक जन को 7 मिला है, ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ देखो एक वेरिएबल का किया है ना। वेरिएबल क्या था? लैंग्वेज में बोलो तो मार्क्स, उसको मैंने डिनोट किया x से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे ही दो वेरिएबल ले सकते, मतलब एक x तो दूसरा y, और इसका अगर कोई और मैटर होता, जैसे मार्क्स है, अगर कुछ और मैटर भी होता यहाँ पर, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते तो उसको बोलते बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो मार्क्स मैंने यहाँ पर ये मैथ का हो गया और इसके साथ मान लो स्टैट का भी दे दिया। ठीक है, तो मैथ का मार्क्स को x से डिनोट कर दिया, स्टैट के मार्क्स को मैंने y से डिनोट कर दिया, स्टैटिस्टिक्स में कितना मिला, तो ये हो जाएगा बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम लोग दो वेरिएबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप कि समझ में आ गया तुम लोगों को बाइवेरिएट डेटा क्या होता है और बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर देखो ये मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करके ही समझा दिया, अभी लिखवा देते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, यहाँ पर सिर्फ बोला गया था बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो दो वेरिएबल का। ठीक है, और दो वेरिएबल का अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, जैसे अभी दिखाया एफ क्या था, मैंने दो कॉलम किया था ना, एक्स और एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक ऑब्जर्वेशन क्या एक से ज्यादा बार ऑकर हुआ है, कितने बार ऑकर हुआ है। जैसे 8 दो जन को मिला था तो मैंने यहाँ पर 8 लिखा था, तब यहाँ पर 2 लिखा था, मतलब 8 मिला है 2 स्टूडेंट को, उसको समझाने के लिए फ्रीक्वेंसी में 2 लिखा गया था। ठीक है, तो वही चीज बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है देखो, इसका जस्ट एक बार डेफिनेशन लिखवा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग two discrete variables। देखो इसलिए मैंने डिस्क्रीट समझा है ना, हर एक जगह पे डिस्क्रीट डिस्क्रीट आता जाएगा तो फिर तुम लोग को लगेगा वेरिएबल तो ठीक है, चलो एक्स वाई वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट क्या होता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, दो डिस्क्रीट वेरिएबल्स को एट ए टाइम लेके अगर हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिखाते कैसे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल, पहले ये समझ लेते हैं फिर बताएंगे कि ये दो तरह का होता है। देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है, देखो प्रिपेयर ए बाइवेरिएट टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखो दो वेरिएबल्स आ गया, कुछ स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स
ये दोनों का मार्क्स का यहाँ पर कलेक्शन लिया गया है। देखो इसका मतलब पहला कौन सा है, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई। हम लोग पेयर कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। वैसे भी स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिक्स, नेक्स्ट मैथमेटिक्स बोला हुआ, यानी 15 डिनोट करेगा स्टैट को और 13 डिनोट करेगा मैथ को। तो स्टूडेंट लोगों को स्टैट एंड मैथ में ऐसे हो रहा है, स्टैट एंड मैथ में कितना कितना मिला है वो ऐसे यहाँ पर दिया गया है। और ये क्या है, ये कलेक्ट किया गया है। क्या कलेक्ट किया गया है, बाईवेरिएट डेटा। देखो बाईवेरिएट क्यों, दो वेरिएबल्स है और एट ए टाइम लिया गया है। एक स्टूडेंट का हम ऐसे नहीं बोल रहे कि स्टैट में इतना मिला, फिर दूसरे स्टूडेंट को स्टैट में इतना मिला, फिर उसके बाद बोल रहे इन लोगों को मैथ्स में इतना मिला, ऐसे नहीं। एक ही बार में बोलेंगे कि एक स्टूडेंट को मैथ और स्टैट में कितना मिला, वो चीज हम एक ही बार में बोलेंगे, तभी होगा हम लोग का बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। बाईवेरिएट डेटा कलेक्शन, ये डेटा कलेक्शन दिख रहा है। अब इससे हम लोग बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा, देखो यहाँ पर जो टेबल बनाया गया है, जो एग्जांपल है, इसमें क्लास इंटरवल लिया गया है 0 to 4। क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि इतने सारे डेटा को लाइन बाय लाइन नहीं लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक रेंज बना सकते हैं। जैसे 0 से 4 मिला है, ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है। फिर मान लो 4 से 8 मिला है, ऐसे कितने लोग हैं। मतलब मान लो अगर स्टैट का बना लिया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में 0 से 4 मिला है, कैसे कितने स्टूडेंट है, 4 से 8 मिला है कितने स्टूडेंट है, 8 से 12 मिला है, ऐसे कितने स्टूडेंट है। इस तरह से हम लोग अपना क्लास इंटरवल बना सकते हैं, ताकि लिखना जो है वो शॉर्ट हो जाए, इतना ज्यादा लिखना ना पड़े, नहीं तो नहीं होगा ना, एक रेंज बनाना पड़ेगा। अब देखो कैसे किया गया है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये वाला दिखाते, देखो यहाँ पर क्या लिया गया है, ये देखो यहाँ पर लिया गया है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ऐसे लिया गया है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्या, क्लास इंटरवल। इंटरवल मतलब हम लोगों ने ऐसे इंटरवल बनाया कि 0 से 4 कितने लोग हैं, कलेक्ट कर लेंगे, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, इस तरह से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सेम चीज हम लोगों ने, देखो सेम रेंज, इसको हम लोग बोलेंगे क्लास इंटरवल या क्लास इंटरवल ही बोलो, ठीक है। क्लास इंटरवल हम लोगों ने सेम लिया है स्टैटिस्टिक्स के लिए, सेम लिया है मैथमेटिक्स के लिए। और नॉर्मली ये फॉलो किया जाता है, क्या हम लोग यहाँ पर ही हमें स्टैट लिखना जरूरी है और यहाँ पर भी मैथ लिखना जरूरी है। देखो वैसे तुम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, पहले ये सोचो कि तुम लोग को लिखना नहीं है, ऐसा कुछ टेबल भी नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यू होता है। लेकिन ये समझोगे तो उसके बाद का जो मार्जिनल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है, ऐसे नहीं कि तुम लोग को ये सब टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन एक बार सीख जाओगे तो ये भी आसान लगेगा। तो मेरा पहला बात ये है कि स्टैट ही इधर लिखना था और यहाँ पर ही मार्क्स लिखना होगा, क्या मैथ्स लिखना होगा, क्या ऐसा नेसेसरी है, नहीं। ऐसा कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यूजुअली क्या होता है कि एक्स को रो ऐसे लिखा जाता है इस साइड में, ठीक है, मतलब कॉलम साइड में, ठीक है, और वाई को जो है ऐसे रो साइड में लिखा जाता है। तो एक्स क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है तो नॉर्मली क्यों ऐसा होता है, ये देखो जो हम लोग जब ग्राफ पेपर में भी ड्रॉ करते हैं ऐसे एक्स और ये वाई होता है ना, तो उस हिसाब से ही सोच लो कि यहाँ पर भी एक रूल्स है। रूल्स मतलब क्या, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बट यूजुअली ऐसे देखा गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम लोग को मिल जाएगा, यूजुअली देखा जाता है, कहीं तो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तुम लोग जब पढ़ोगे खुद से एक बार तो भी मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता देते क्योंकि मुझे पता है। देखो यूजुअली यहाँ पर x लिखा जाता है और इधर ही y लिखा जाता है, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये नॉर्मल एक फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब रेंज जो है, रेंज यहाँ पर जो लिया गया है क्लास इंटरवल, ठीक है, 0 से 4, ये 0 से 4 इसीलिए लिया गया है, देखो क्योंकि 0 जो है वो मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है। उसके बाद कितने का हम लोगों को यहाँ पर इंटरवल लेना है वो हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं, उसका रूल्स होता है। एक बार 0 से 4 ही देखो। और 20 तक ही क्यों लिया गया, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर कितना होगा, 20 ही होगा, क्योंकि 20 मार्क्स का ही एग्जाम था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मार्क्स देखोगे तो समझ में आएगा, हम लोगों को यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम देखना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग अपना क्लास इंटरवल बना सकते हैं, ठीक है। तो 0 मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पर, कहीं कोई कोई मिला है, लेकिन अगर हम लोग मिनिमम 0 मान लेते तो मैक्सिमम क्या होगा, सबसे ज्यादा जो मार्क्स होगा वो 20 माना गया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कैसे हम लोग इसको बनाएंगे वो ज्यादा नेसेसरी है अभी सीखना। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल ये कैसे बनाया गया है, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में अगर किसी को 15 मिला है तो वो कहां पर लिखा जाएगा, स्टैटिस्टिक्स में अगर किसी को 15 मिला है तो वो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, मुझे ये बताओ। स्टैटिस्टिक्स में जिसको 15 मिला है वो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 या 16 से 20, पहले ये बताओ। 12 से 16।
12 से 16, ये कंफर्म हो गया 12 से 16। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिख देंगे, तब तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए था, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज एनालिसिस नहीं करना है, हमें साइमल्टेनियसली दो चीज एनालिसिस करना है। मतलब जिसको 15 मिला है उसको मतलब स्टैट में, उसको मैथ में क्या मिला है वो देखो। उसको मैथ में मिला है 13, ठीक है। तो मैथ में मिला है अगर 13, मैथ में मिला है 13, तो वो कौन से वाले इंटरवल में आएगा? 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, कौन से वाले इंटरवल में आएगा? 12 से 16। 12 से 16, ठीक है। यहाँ पर 13 आता है ना, 12 से 16 के अंदर 13 आता है। मतलब ये स्टूडेंट का जो अगर हमें काउंट करना है तो वो कहां पर लिखना पड़ेगा? इन दोनों के यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये 12 से 16 और यहाँ पर 12 से 16, मतलब यहाँ पर एक स्टूडेंट को काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये कैसे लिखा गया है ये देखो, ये एक स्टूडेंट के लिए हम लोग एक लिखेंगे। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट का पोस्टिंग कहां पर होगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में इसको स्ट्रोक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कैसे करके काउंट होता है, जैसे मान लो एक हुआ, फिर यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। और अगर मान लो ऐसे आता है 1 2 3 4 और 5 के लिए ऐसे यूज किया जाता है। इसका रीजन और कुछ नहीं है, इसका रीजन यही होता है जस्ट कि 1 2 3 4 उसके बाद 5 6 7 8 ऐसे करोगे ना तो काउंट ही नहीं कर पाओगे कितना है। इसीलिए रूल्स ऐसा लाया गया ताकि देखने में सही लगे हम लोग के आंख में। मतलब क्या होता है ना, ऐसे लाइन 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 रहता है तो हमसे काउंट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए रूल्स लाया गया है कि 1 2 3 4 के बाद ऐसे करो, फिर से 1 2 3 4 के बाद ऐसे करो। मतलब हर 5 टाइम्स में ऐसे क्रॉस करना है ताकि काउंट करना इजी हो जाए, और कुछ नहीं। ईज करने के लिए इस तरह से स्ट्रोक्स बोलते हैं, इसको काउंट किया जाता है। तुम लोग चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर जिस पैटर्न में किया है वो हम बता रहे हैं। तो ये 12 से 16, मतलब ये एक स्टूडेंट ऐसे काउंट कर रहे हैं। इस तरह से ये पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है। और एक बता देते हैं, देखो तुम लोग को तसल्ली हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 1 और यहाँ पर 3 है, ठीक है। स्टैट में 1 मिला है वो कहां पर आएगा? स्टैट में 1 मिला है वो कहां पर आएगा? स्टैट में अगर किसी को 1 मिला है वो कहां पर आएगा? 0 से 4 में, ठीक है। और उसी स्टूडेंट को अगर 3 मिला है मैथ्स में तो वो कहां पर आएगा? 3 मिला है मैथ्स में, यानी 0 से 4, यानी उसका स्ट्रोक यहां पर लगेगा, ठीक है। इस तरह से जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, तुम लोग चाहो तो अपने इंटरेस्ट के लिए घर पे ये टेबल बना के देख सकते हो। जितने भी स्टूडेंट है सबका नंबर इस तरह से यहाँ पर पोस्ट होता जाएगा। पोस्ट होने के बाद स्ट्रोक लगाना है, मतलब कैसे काउंट करना है? जहां पर जिसका नंबर आ रहा है 1, ठीक है, फिर उसके बाद और कोई आ जा रहा है उसके बगल में 1, जब तक 4 ऐसे होगा। 4 के बाद अगर 5 नंबर आ जाएगा तो ऐसे करना है, ऐसे करके पूरा टेबल को भर भर लेना है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने पूरा टेबल बना लिया। लेकिन हम फिर से बोलेंगे तुम लोग को टेबल बनाने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो इस तरह से जब ये पूरा टेबल बन जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग ये काउंट करेंगे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट आया, 1 स्ट्रोक था, यहाँ 1 स्ट्रोक था, एक यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1 2 3 4, तो 4 लिखो, 2 1 दिख रहा है कितना कितना है, फिर यहाँ 2 है। अब ये क्या है? 1 2 3 4, ये 5 है, ठीक है, ये 5 होता है। फिर ये 4, फिर ये 3, फिर ये 1, फिर 1, फिर यहाँ पर कितना हुआ? ये देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एक और लगा हुआ है, यानी 6 2 5 1 1, ये 5 होता है, ये 3 होता है, ठीक है। इस तरह से इंडिविजुअली हर एक कॉलम के पास पास इन्होंने क्या किया है? काउंट करके लिख दिया कितना है, फिर टोटल किया है 1 2 3 3, यहाँ पर 4 + 1 5 6 7 8, ठीक है। फिर यहाँ पर टोटल किया है 15 आ गया, फिर यहाँ पर टोटल किया है 14, यहाँ पर टोटल किया 10 आ गया। अब ऐसे भी टोटल किया गया है, देखो एक बार कॉलम वाइज। क्यों? क्योंकि ये किसका टोटल बताता है? ये बता रहा है मैथ्स का टोटल। ये 3 ऐसे स्टूडेंट है जिनको 0 से 4 के अंदर मार्क्स मिला है मैथ्स में। ये 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नंबर 4 से 8 में बिलोंग करता है। 15 ऐसे स्टूडेंट है जिनको 8 to 12 मिला है। 12 से 16 के अंदर मैथ्स में मार्क्स मिला है ऐसे 14 स्टूडेंट है। 16 से लेके 20 में मिला है ऐसे 10 स्टूडेंट है। इस तरह से रीड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का इफेक्ट ऐसे आ रहा है कॉलम वाइज, और स्टैट का इफेक्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का इफेक्ट ऐसे आ रहा है, मतलब 0 से लेके 4 मिला है ऐसे कितने। अब ये 4 कैसे हुआ? ये देखो 1 2 3 4, 4 हो गया, फिर 1 4 + 1 5 5 + 5 10 11 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 + 2 3 3 + 4 7 7 और +1 6 6 + 6, यहाँ पर 7 + 1 8 8 + 6 14, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1 3 + 1 4 5 6 6 और 5 11, ठीक है। इस तरह से ऐसे टोटल हो रहा है। तो इस तरह से ये पूरा टेबल बन जाएगा, ठीक है। ये टेबल बन गया। अब इससे हम लोगों को क्या पता चला कि हम लोग किस तरह से बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को
टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम लोगों के नॉलेज के लिए, ठीक है। टेबल बनाने नहीं देगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, सीख रहे हो तो, कि टेबल कैसे बना इतने सारे डेटा से। तो इतने सारे डेटा से टेबल इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन देखा, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इसका और भी दो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैन ऑब्टेन टू टाइप्स ऑफ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन विच आर नोन एज। एक बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग टू टाइप्स ऑफ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। यूनिवेरिएट मतलब पहले ही बोला, एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल होगा, मतलब या तो स्टैट का डिस्कशन कर लो या तो मैथ का डिस्कशन कर लो। तो दो कंबाइंड वेरिएबल से हम लोग दो अलग अलग यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। एक का नाम है मार्जिनल, एक का नाम है कंडीशनल। तो हम पहले लिखवा देते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, हम मेरे हिसाब से लिखवा देते हैं कि क्या होता है, उसके बाद समझाएंगे उसको भी, ठीक है। तो ये हो गया बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, और दो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है, एक का नाम है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे का नाम है कंडीशनल। तो पहले लिखते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर समझा देंगे। पहले लिख लो फिर समझा देंगे। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इफ वी मेक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन where we take aggregate of only one variable at a time. Total number of marginal distribution इक्वल, यहाँ पर तुम लोगों से ही पूछ के लिखेंगे, ये हम जब समझा देंगे तो तुम लोग ही मुझे इसका आंसर बताओगे, हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, देखो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्या बोला गया है, इफ वी मेक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो अभी भी मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। जो पीडीएफ हम लोग शेयर कर रखे हैं, तो वहां से मैंने दिखाया कि अगर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग एक यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, तो वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहा है, वही चीज मैंने लिखवाया, इफ वी मेक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर वी टेक एग्रीगेट ऑफ ओनली वन वेरिएबल एट ए टाइम, अगर एक ही वेरिएबल का एग्रीगेट एट ए टाइम ले रहे हैं, तब हम लोग इसको बोलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ये वाला देखो, कोई भी एक वेरिएबल हमें लेना है, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल, तो वेरिएबल तो हमारे पास दो है, एक क्या है, एक है मैथमेटिक्स का है, एक स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है। एक मैथमेटिक्स का है, एक स्टैटिस्टिक्स का है। अगर हम लोग कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं और उसका हम लोग क्या करेंगे, टोटल दिखाएंगे। जैसे देखो कैसे कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स का दिखाते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टैटिस्टिक्स का भी दिखा सकते हैं, मैथमेटिक्स का भी दिखा सकते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स का जो दिखाया है वो कैसे, देखो हम इस पेज में ये रखते हैं और इस पेज में यहाँ पर ये वाला रखते हैं, देखो तो तुम लोग समझ जाओगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैट में जो दिया है, देखो मैट में बोल रहा है कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं कोई भी एक वेरिएबल का, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का किया है। तो क्या क्या कॉलम बनाना चाहिए, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, तो हम लोग का एक क्लास इंटरवल आ जाएगा जो कि मार्क्स रिलेटेड है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखो गुड आफ्टरनून विशम। अच्छा, तो देखो यहाँ पर
स्टैटिस्टिक्स का जो इंटरवल है वो क्या है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं स्टैटिस्टिक्स का वो यहां से दिखेगा 4, 12, 14, 11, 9। मतलब ये जो कंबाइन था उसको हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया, उससे हम लोगों ने स्प्लिट करके स्टैट का कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेट कर लिया। क्या हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलेट कर सकते? कर सकते। अगर करेंगे तो मुझे बताओगे कि क्या आंसर आएगा। अगर हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यहाँ पर लिखते हैं, देखो मैथमेटिक्स कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा दो कॉलम होगा, एक हो जाएगा एक्स का यानी मार्क्स का, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का फ्रीक्वेंसी का। तो एक्स में क्या क्या लिखेंगे, ये वाला 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, ऐसे करके डॉट डॉट चलता जाएगा ना। यहाँ पर एक काम करते हैं, ऊपर दिखाते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे यहाँ पर, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए और कुछ नहीं। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ये हम लोग का मार्क्स का बन जाएगा। और फ्रीक्वेंसी बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, दो बाइवेरिएट से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूनिवेरिएट डिस्कशन, यूनिवेरिएट मतलब एक एक वेरिएबल को अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग दिखाना चाहते हैं मैथ्स का, स्टैट का दिखाया हुआ है, अगर हम लोग मैथ्स का बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मुझे बताओगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, बोलो 0 से 4 मिला है, ऐसे मैथ्स में ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पर कौन सा वाला यहाँ पर पुट होना चाहिए, कौन सा डेटा, 3 और 8, 15, 14, 10, है ना। 50 नहीं होगा, ये दोनों साइड का टोटल है, तो क्या हो जाएगा 3, 8, 15, 14 एंड 10, ये हो गया यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये इस तरह से होगा, तो तुम लोग यहां से भी बना सकते हो, है ना। तो मुझे बोलो कि अगर दो बाइवेरिएट डेटा से अगर हम लोग एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं, तो टोटल कितना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है, मुझे ये बताओ कि टोटल कितना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है। अगर हम लोग बाइवेरिएट से मार्जिनल में जाते हैं तो टोटल कितना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकेंगे, यहाँ पर कितना बना सके, एक तो दिया हुआ था स्टैट का बना सके और एक मैथ का बना सके, तो नंबर ऑफ मार्जिनल सॉरी नंबर ऑफ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कितना सारा बन सका, यानी नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना सारा बन सका, बोलो। मैम 2। 2, करेक्ट, 2 हो गया। तो कभी भी अगर बाइवेरिएट डेटा से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहते हैं, और बाइवेरिएट का मतलब ही होता है टू वेरिएबल्स, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर मैंने बोला था ना तुम लोग ये आंसर दे पाओगे मुझे, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, दे पाओगे आंसर। तो यहाँ पर क्या है देखो, इफ वी मेक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बाइवेरिएट तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स था, ठीक है, अब इससे सेपरेट बनाएंगे तो एक एक्स बन जाएगा एक वाई बन जाएगा, तो टोटल हमेशा 2 ही होगा, अगर बाइवेरिएट है तो 2 ही होगा, 2 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है ना, 2 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मोर देन 2 होता तब अलग बात है, जितना होगा उतना सारा इंडिविजुअली बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या होता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंडीशनल मतलब क्या, कुछ एक कंडीशन का बात जरूर हो रहा होगा, तभी तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है देखो, इफ वी मेक ए इफ वी मेक ए सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये तो पहले ही पता है, हम लोग बाइवेरिएट से सेपरेटली कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे जिसमें एक था मार्जिनल दूसरा पढ़ रहे कंडीशनल। इफ वी मेक ए सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर वी टेक वन वेरिएबल related one variable to related to लिखो, related to one, ये वन लिखा है मैंने, related to one class interval of another
वेरिएबल। समझाएंगे तो समझ जाओगे, अभी लिख लो। टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू, ठीक है। यहां पर भी तुम लोग मुझे आंसर बता पाओगे। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ वी मेक ए सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक था मार्जिनल दूसरा कंडीशनल, सेम चीज, frequency distribution where we take one variable related to one class interval of another variable। इस पॉइंट को ही हमें समझना है जिसमें कंडीशन पता चलेगा, कंडीशनल वेरिएबल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो पता चलेगा। अब देखो जैसे यहाँ पर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है कि कंडीशन क्या दिया है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टूडेंट, ठीक है, हैविंग मैथमेटिक्स मार्क्स बिटवीन 8 to 12, मतलब हमें उन सारे स्टूडेंटों का मार्क्स यहाँ पर दिखाना है। कौन से स्टूडेंटों का, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स मार्क्स बिटवीन 8 and 12, जिसका मैथ्स में 8 से 12 मार्क्स आया है, 8 से 12 के अंदर मैथ्स में जिनको नंबर आए हैं उनका स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर हमें मार्क्स दिखाने के लिए बोला गया है, ठीक है। कंडीशन क्या दिया है, फिर से सुनो, कंडीशन ये बोल रहा है कि हमें उन सारे स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स का नंबर लिखना है जिनको मैथ्स में 8 to 12 मिला है, ठीक है। तो हम लोग का मार्क्स का रेंज, मतलब जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, वो तो पहले से ही फिक्स है हम लोग का, ये देखो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। अब हम लोग को उन सारे स्टूडेंटों को ढूंढना पड़ेगा जिनको मैथ्स में 8 से 12 के अंदर मिला है। तो मैथ्स में 8 से 12 मिला है, ऐसे कौन कौन है, कितने सारे स्टूडेंट है बताओ, मैथ्स में 8 से 12 के अंदर मार्क्स आए हैं ऐसे कितने सारे स्टूडेंट है, बोलो, मैथ्स में 8 से 12 के अंदर आया है ऐसे कितने सारे स्टूडेंट है, 15, मतलब ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अरे ये वाला, ये देखो 25431, ये देखो वही लिखा हुआ है 25431, मतलब हो गया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें मैथ्स में उन सारे स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिखना है, सॉरी, हमें स्टैटिस्टिक्स का उन सारे स्टूडेंटों का नाम लिखना है जिनको मैथ्स में 8 to 12 मिला है। तो मैथ्स में 8 to 12 मिला है 25431, और इन्होंने तो स्टैट एग्जाम भी दिया था, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हम लोगों ने वो सारे स्टूडेंटों का यहाँ पर डेटा इकट्ठा कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया जिनको मैथ्स में 8 से लेके 12 तक मिला है। तो ऐसे स्टूडेंट हो गए 25431, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर देखो कंडीशन बोल दिया है, ये देखो, से फॉर दो स्टूडेंट हु गॉट मार्क्स बिटवीन 8 to 12 इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये हो गया, कंडीशन दे दिया ना, हमें सबका नंबर नहीं लिखना है, सबका सब स्टूडेंट का नाम नहीं लिखना है, बस उन लोगों को दिखाना है जिनको मैथ्स में 8 to 12 मिला है उनको दिखाना है, ठीक है। तो मैथ्स में 8 to 12 मिला है, ऐसा कंडीशन हम लोग दूसरा भी दे सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट लोग का नाम बोलो जिनको स्टैटिस्टिक्स में 4 to 8 मिला है, मतलब ये हो जाएगा 1 4 5 1 1, है ना। जिनको स्टैटिस्टिक्स में 4 to 8 मिला है उनका हमें लिस्ट रेडी करना है, तो ये हो गया 4 to 8 मिला है, ठीक है, उन सारे स्टूडेंटों का नाम लिखना है। तो मुझे बोलो कि ऐसे हम लोग कितना सारा कंडीशन बना सकते हैं। जैसे एक कंडीशन ये वाला था कि हमें उनका नाम बताना था, ठीक है, हमें उनका डेटा कलेक्ट करना था मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, जिनको मैथमेटिक्स में 8 to 12 मिला है, तो जिनको मैथमेटिक्स में 8 to 12 मिला है उनका डेटा कलेक्ट करना था। तो मैथमेटिक्स में 8 to 12 मिला इन लोगों को, ठीक है। तो उस तरह से ऐसे हम लोग कितना सारा कंडीशन बना सकते हैं। तो देखो जब भी हम लोग कंडीशन बनाएंगे, एक वेरिएबल फिक्स्ड होगा, दूसरा चेंज होते जाएगा। मतलब हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर बोला था कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स मार्क्स 8 to 12, मैथ्स में 8 to 12 मिला है उनका डेटा इकट्ठा करने के लिए। उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं जिसको 0 to 4 मिला है उन सारे स्टूडेंट का हमें क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स मार्क्स दिखाना है। अगर 4 to 8, मतलब मान लो इस तरह से ना कितना सारा कंडीशन बन सकता है। तो एक तो क्वेश्चन में दिया था 8 to 12 वाला, ठीक है, उनका स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स लिखना था। मैथ्स में जिनको 4 to 8 मिला है उनका स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स
लिखना था। मैथ में जिनको 0 to 4 मिला है उनका लिखना था, मैथ्स में जिनको 12 to 16 मिला है, या मैथ्स में जिनको 16 to 20 मिला है, यानी मैथ्स को कंडीशन रख के हम लोग स्टैटिस्टिक्स का जो है मार्क्स लिख रहे थे। तो यहाँ पर कितना सारा कंडीशन हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग स्टैट को कंडीशन रखेंगे और उसके हिसाब से मैथ्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, स्टैट को कंडीशन रख के मैथ्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, तो कितने सारे कंडीशन बन सकते हैं, बोलो कितने सारे कंडीशन बन सकते हैं। अगर हम लोग दूसरे तरफ से अगर यहाँ पर फिक्स्ड रख के, जैसे यहाँ कितने सारे कंडीशन बन सकते हैं, 8 to 12 दिखाया गया है, इसके अलावा भी इतने सारे कंडीशन बन सकते हैं ना, मतलब टोटल 5 कंडीशन बन गया। तो अगर हम लोग स्टैट को फिक्स्ड करके कंडीशन में रख के मैथ का रिजल्ट लिखेंगे, तो मुझे ये बताओ कि कितना सारा कंडीशन बन सकता है। 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल कंडीशन कितना बन सकता है, टोटल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना सारा हो सकता है, इसको फिक्स्ड 10, टोटल 10 हो जाएगा, क्योंकि इसको फिक्स्ड रख के 1 2 3 4 5, इसको फिक्स्ड रख के एक बार, इसको फिक्स्ड रख के एक बार, इसको फिक्स्ड रख के, तो यहाँ से 5 कंडीशन बन जाएगा, यहाँ से 5 कंडीशन बन जाएगा। तो टोटल कंडीशन हो गया 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 5 10 हो जाएगा, टोटल कंडीशन इतना बन सकता है। अब मुझे बोलो ये जो टेबल बना हुआ है इसमें रो कितने सारे हैं और कॉलम कितने सारे, रो कॉलम बता देते हैं। देखो जैसे अगर ये एक टेबल है, ठीक है, ये ऐसा एक टेबल बना दिया मैंने, ऐसे बना लेते हैं, जैसे मान लो ये x लिख दिया, ये f लिख दिया, यहाँ पर कुछ डेटा दे दिया 2 5 6, यहाँ पर लिख दिया 4 3 2, ठीक है, और इसको एक टेबल बना देते, इसको एक टेबल बना देते, ठीक है। ये ऐसे करके पूरा मैंने ये टेबल बना दिया। तो मुझे बोलो ये टेबल में रो कितने सारे हैं और कॉलम कितने सारे, फिर ये वाला बताओगे। इस टेबल में रो कितने सारे, रो मतलब ऐसे काउंट किया जाता है, ठीक है, और कॉलम मतलब ऐसे काउंट किया जाता है। तो बोलो कॉलम कितने सारे हैं, ऐसे लाइन कितने सारे, कॉलम बोलो, कॉलम कितने सारे हैं, 1 और 2, कॉलम 2 है, रो कितना है 1, ये वाला 2 3 4, 4 रो है। रो कॉलम पता है ना, टेबल में रो कॉलम क्या होता है, इस तरह से ना। कॉलम मतलब अगर मान लो कि तुम लोग खड़े हो तो वो कॉलम हो गया, ठीक है। जैसे प्रेयर के लिए कभी खड़े होते हो ना, स्कूल में खड़े होते थे, कॉलेज में अगर होता है तो प्रेयर में जब स्टूडेंट लोग लाइन पे लगते हैं तो वहां से जो स्ट्रक्चर बनता है तो वो रो कॉलम का ही बनता है। मान लो बोलते हैं ना एक रो में इतने सारे, जैसे मान लो 1 2 3, ये 3 जन है, इनके पीछे पीछे लोग खड़े हैं, ठीक है, इनके पीछे पीछे, तो ऐसे स्टूडेंट खड़े हैं। तो ये जो रो अगर देखोगे तो रो कितना सारा बना हुआ है, और कॉलम कितना, कॉलम देखोगे तो 1 2 3, 3 कॉलम। अगर रो वाइज देखोगे तो इधर 3 बच्चे, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, ये हो जाता है ना रो कॉलम। तो वही चीज यहाँ पर मुझे बोलो, ये जो टेबल बना हुआ है इसमें कितने सारे रो है और कितने सारे कॉलम है, ये जो टेबल फॉर्मेट बना हुआ है इसमें कितने सारे रो है और कितने सारे कॉलम है। तो देखो बताओगे, बता सकते हो, ऐसे करके रो काउंट करना है। टोटल को इग्नोर करो, टोटल तो प्रेजेंटेशन के लिए होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का रो कॉलम मुझे बताओ, कॉलम इस तरह से काउंट होगा। बोलो कॉलम कितने सारे हैं और रो कितने सारे हैं। तो कॉलम कितने सारे, 1 2 3 4 5, ठीक है, और रो कितना है 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, ठीक है। और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना आया था, 5 + 5 10 आया था। अब इसमें एक लिंक है इसीलिए हम बता रहे हैं, देखो इसमें एक लिंक है। मैंने लिखा था ना कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, अगर एक बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, ये तो डिपेंड कर रहा है कि कितने सारे ये लिखे हुए थे, 0 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, क्योंकि यहाँ पर 5 लिखे हुए थे तो ये इधर 5 कंडीशन, इधर 5 कंडीशन, टोटल 10 कंडीशन हुआ। क्या ये हर एक टेबल पे होगा या फिर डिपेंड करेगा कितना सारा यहाँ पर हम लोगों ने क्लास इंटरवल लिखा है। बोलो क्या ये 10 हर एक टेबल पे होगा या फिर ये डिपेंड करेगा टेबल टू टेबल, कितने सारे यहाँ पर हम लोगों ने क्लास इंटरवल लिखे, ये बताओ। मैम डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा किस चीज पे, डिपेंड करेगा कितना यहाँ पर हम लोगों ने क्लास इंटरवल लिखा है, और ये क्लास इंटरवल का प्रेजेंटेशन जो किया हुआ है वो किया हुआ है एज ए रो एंड कॉलम,
ठीक है। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा, अगर इन जनरल बोलो तो किस पे डिपेंड करेगा, रो और कॉलम कितने सारे हैं उस पे डिपेंड करेगा, है ना, कि अगर जितने सारे रो है और जितने सारे कॉलम है उनका टोटल ही हो जाएगा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, m प्लस n, जहां पर m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसका डिटेल्स जो है, मैट्रिक्स बोल के एक चैप्टर होता है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसमें होता है, पहले था तुम लोगों का लेकिन अभी वो हटा दिया गया है लास्ट 2-3 सेशन से, तो वो अभी नहीं है, लेकिन रो कॉलम वहां पर जो है पढ़ना पड़ता था पहले, मैथ्स में था। और यहाँ पर एम को वहां पर ही, एक्चुअली एम को ही मैंने क्यों रो लिखा है, एक्चुअली उस हिसाब से लिखा है क्योंकि मैथमेटिक्स में रो को मैट्रिक्स में एम से डिनोट किया जाता है, एन को कॉलम से डिनोट किया जाता है। और ये जो मैट्रिक्स बोल रहे हैं ना, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का मतलब वही, जैसे मैंने बोला ना प्रेयर पे सब खड़े हुए, तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन करके जो बनता है उसको हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया m प्लस n। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है वो डिपेंड करेगा ये कितने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल कितने लिखे हुए हैं, और ये क्लास इंटरवल जिस तरह से प्रेजेंट होता है वो होता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितने सारे रो और कॉलम होंगे उतने सारे ही कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इन जनरल तुम लोग को याद रखना है क्योंकि इससे आएगा थ्योरी, क्या बोलते हैं उसे, एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे कोर रिलेशन। देखो चैप्टर था कोर रिलेशन, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कोर रिलेशन नहीं पढ़ा था, अब कोर रिलेशन पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोर रिलेशन क्या होता है, तो कोर रिलेशन क्या होता है, देखो, वाइल स्टडिंग टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, यानी साइमल्टेनियसली, ठीक है, एंड, नहीं एंड नहीं, कॉमा दे दो, लिखो इफ इट इज फाउंड दैट द चेंज in one variable leads to change in the other variable either directly or indirectly, then the two variables are known to be associated or correlated, associated or correlated, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखो कोरिलेशन का मतलब क्या बोल रहा है, देखो कोरिलेशन का मतलब होता है वाइल स्टडिंग टू वेरिएबल्स, क्योंकि पहले से ही हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल्स का बात करेंगे, एक वेरिएबल्स नहीं, दो वेरिएबल्स, वो भी एट ए टाइम लेना है, ठीक है, टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, इफ इट इज फाउंड दैट द चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का अगर चेंज हो रहा है, लीड्स टू चेंज इन द अदर वेरिएबल्स, एक वेरिएबल चेंज होने पर अगर दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब जो चेंज है वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली, अभी समझाते हैं, देन द टू वेरिएबल्स आर नोन टू बी एसोसिएटेड और कोरिलेटेड, तो ये बोलेंगे कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है या एसोसिएटेड है। जैसे देखो तुम लोग इकोनॉमिक्स तो पढ़ते ही हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक नॉर्मल रूल बोलो, कि नॉर्मल रूल क्या है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में क्या इंपैक्ट आता है, क्या तुम लोगों को याद है, अगर प्राइस, जनरल बोलो, एक्सेप्शनल मुझे नहीं चाहिए, प्राइस अगर मान लो बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, घटेगा, ठीक है। और उल्टा भी हो सकता है, अगर प्राइस हम लोगों का कम हो रहा है किसी चीज का तो नॉर्मल रूल्स हमें ये बताता है मार्केट का कि डिमांड हम लोग का बढ़ जाएगा उस चीज का, ठीक है। तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज, मतलब इन दोनों में रिलेशन तो है, ठीक है, लेकिन कैसा रिलेशन है, क्या ये मतलब कैसे रिलेशन बोले, क्या ये रिलेशन जो है ये
इनवर्स नहीं है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये एक बोल सकते हैं, ये देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। डायरेक्ट रिलेशन जैसे मान लो डिमांड, ठीक है, जनरल रूल बोलो, अगर डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई क्या होता है, जनरल रूल। अगर किसी भी चीज का डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, बढ़ेगा। जनरल रूल। बढ़ेगा, एक्सेप्शन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, बढ़ेगा। तो ये नॉर्मल बात होता है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड हो गया, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। किसी भी चीज का डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज का प्राइस बढ़ जाता है, सोचो बाई चांस अगर प्याज का दाम बढ़ गया या आलू का दाम बढ़ गया, लोग वो खाना क्या करते हैं, कमा देते हैं ना, कि हम दूसरा कोई चीज से सब्सटीट्यूट करेंगे, महंगा चीज हम लोग जल्दी से क्यों खरीदें, मतलब नहीं खरीद सकते हैं, नॉर्मल ये देखा गया है, ठीक है। और प्राइस अगर कम होता है तो हम लोग खरीदते हैं उस चीज को, ठीक है। और डिमांड अगर बढ़ जाता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड हो गया, ये इनडायरेक्टली, क्यों, क्योंकि ऑपोजिटली काम कर रहा है। तो इस तरह के चीजों को बोला जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेरिएबल्स। देखो डिमांड को अगर हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, सप्लाई को वाई से, तो दो वेरिएबल्स को एक साथ लिए तभी ना एनालिसिस कर पाए। यहाँ पर भी अगर प्राइस को एक्स और डिमांड को वाई लेते फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स को लिए तभी एनालिसिस कर पाए। यहाँ एक्स ले लो, वाई ले लो, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये वाला जो है, इससे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है या को रिलेटेड है, कभी डायरेक्टली है या फिर कभी यहाँ पर इनडायरेक्टली। ये दोनों मिला के हो गया इनडायरेक्टली। क्या इसका डायरेक्टली और एक तरह से भी हो सकता है, जैसे मान लो डिमांड अगर कम हो रहा है तो सप्लाई इन जनरल जो होता है, सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर किसी चीज का मार्केट में डिमांड नहीं है तो फिर उसका सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ये भी डायरेक्टली ही रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि एक कम होने से दूसरा कम हो रहा है, ठीक है, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, एक कम होने से दूसरा बढ़ रहा है, ये ऑपोजिटली रिलेटेड है, ये पॉजिटिवली रिलेटेड है, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में हमें कैसे पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग तीन तरह का रिलेशन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पॉजिटिव कोर रिलेशन, एक पढ़ेंगे नेगेटिव कोर रिलेशन, और एक पढ़ेंगे नो कोर रिलेशन। मतलब जैसे अगर अपने लाइफ से देखो तो कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन होता है, तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोर रिलेशन, मान लो, ठीक है। मतलब सिमिलर करो, देखो कंपेयर करके खुद सोचो। और अगर ऐसा दोस्त होता है जिसको हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर ऐसा कोई दोस्त है, तो वो हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। और कुछ मतलब एक एक ऐसे दोस्त होते हैं कि बहुत मतलब जिगरी दोस्त होते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनसे मतलब कुछ भी बनता नहीं है हमारा, ठीक है। और एक ऐसे भी दोस्त होते हैं जो हमारे ज्यादा करीब भी नहीं है और दूर भी नहीं है, वो हाय हेलो वाला, ठीक है। तो अगर वो है तो वो नो कोरिलेशन मान के चल सकते हो। तो यहाँ पर भी हम लोग वही तीन चीज देखेंगे। एक हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन, ये सब समझाने के लिए बोला है, ठीक है। अब मेन चीज जो लिख रहे हैं हमें जो पता होना चाहिए, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो, इफ टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में दो वेरिएबल्स मूव कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे ये वाला देखो, दोनों ही अपवर्ड, दोनों ही डाउनवर्ड, तो ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब इफ टू वेरिएबल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे ये वाला, ठीक है। मतलब ऐसे दोस्त होते हैं ना जो बहुत ही खास होते हैं, तो जहां बोलेंगे वहीं चले जाएंगे, ठीक है, कुछ आगे पीछे नहीं सोचते। अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत ही मतलब खास है, तो फिर वो क्या होता है, हम लोगों को जहां बोल रहे हैं हम लोग, मतलब वो जहां जा रहे हैं हम लोग भी जा रहे हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। मतलब याद रखने के लिए बोल रहे हैं, जस्ट ऐसे ही। और नेगेटिव कोरिलेशन मतलब ऐसे दुश्मन है, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे हमें एकदम पसंद नहीं है, वो इधर आ रहे हैं तो हम लोग उधर से निकल जा रहे हैं, तो ये मतलब नेगेटिव हो गया, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा होता है कि जिसपे हमारा कुछ भी मतलब इम्पैक्ट नहीं आता है, तो दैट इज नो रिलेशन, नो कोर रिलेशन, ठीक है। कोर रिलेशन ही लिखेंगे हर जगह पे, नो रिलेशन नहीं लिख सकते, कोर रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, नो कोर रिलेशन, ठीक है। इफ नो चेंज, इफ नो चेंज ड्यू टू ईच अदर, ठीक है। अगर
एक दूसरे पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं ला पा रहा है वेरिएबल्स, तो उसे हम लोग बोलते हैं नो कोर रिलेशन। ठीक है, अब ये कोर रिलेशन को कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे स्कैटर्ड डायग्राम। डायग्राम के थ्रू से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स में रिलेशन क्या है, कैसा है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन या नो कोरिलेशन, वो चेक करते हैं। देखो, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे measures of correlation। a measurement or formula that represent the nature or direction or of magnitude of correlation। देखो कैसे मेजर किया जाएगा। मेजरमेंट जो है वो हम लोग कर सकते हैं ए मेजरमेंट और फॉर्मूला। ठीक है, मेजरमेंट एक तो स्कैटर डायग्राम के थ्रू से कर सकते हैं, फॉर्मूले के थ्रू से कर सकते हैं, जो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो रिलेशन है उसका नेचर कैसा है, उसका डायरेक्शन कैसा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं कोरिलेशन को मेजर करना। लेकिन मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है वो हम लोग देखेंगे। तो मेजर करने का मतलब है क्या क्या मेजर कर सकते हैं, कैसा रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन का डायरेक्शन क्या है, और अगर क्वांटिटी में मेजर कर पाए वो भी देखेंगे, क्वांटिटी में भी मेजर करके देखेंगे कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो पहला जो मेथड है, पहला मेथड जो है वो है स्कैटर डायग्राम। ठीक है, मेथड वन क्या है? स्कैटर डायग्राम। ठीक है, मेथड 1 हो गया। और ये कैसे काम करेगा? ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा? स्कैटर डायग्राम that helps in obtaining only direction of correlation। ठीक है, तो इससे क्या मेजर कर सकेंगे? स्कैटर डायग्राम अभी समझाएंगे डायग्राम बना के। इससे हम लोग सिर्फ डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को। ठीक है, और कुछ नहीं, डायरेक्शन को मेजर कर सकेंगे। तो देखो कुछ स्कैटर डायग्राम हम ड्रॉ करके दिखाते हैं तुम लोगों को। देखो, जैसे सपोज पहला ये वाला। ठीक है, यहां पर मान लो ये तो एक्सिस बना दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो मेरा उतना स्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा समझ लो कि कैसे होगा, क्योंकि फ्री हैंड कर रहे हैं तो इसीलिए। जैसे मान लो यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया। ठीक है, कुछ बोला नहीं है मैंने, हम अभी समझाते क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर 10, यहाँ पर दिया 20, और यहाँ पर दे दिया है 30। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू, ठीक है, x कुछ भी हो, अगर x का वैल्यू 1 होता है तो y का वैल्यू 10 होता है। तो अगर ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट किया जाता है? ऐसे करके काउंट करके यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू 2 होता है तो y का वैल्यू 20 होता है। तो इसका प्लॉटिंग कहाँ पर होगा? ये देखो, इसका प्लॉटिंग कहाँ पर होगा? ये दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब अगर ये ग्राफ पेपर है तो ऐसे यहाँ चेक करना पड़ेगा, यहाँ। ठीक है, लगभग यहाँ हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 3 है देन y का वैल्यू 30 है। ठीक है, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 30 है, मतलब मान लो कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट को देखो, ये मेरा थोड़ा ऐसे हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होगा। जब तुम लोग स्केल यूज करके करोगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? x का वैल्यू जब 1 हुआ, y का वैल्यू कितना हो गया? 10। ठीक है, x का वैल्यू जब 2 हुआ, y का वैल्यू कितना हुआ है? 20। इस हिसाब से मैंने प्लॉटिंग किया है। x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू हो जाता है 30। ठीक है, अब मुझे ये बोलो, ये रिलेशन कैसा है? मतलब ये रिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये तो तुम लोग बोल सकते हो, अभी मैंने इतना कुछ सिखाया, तुम बोलो 1 हो रहा है तो ये 10, 2 हो रहा है तो 20, मतलब ये बढ़ रहा है, x वेरिएबल बढ़ रहा है, 1 2 3, y वेरिएबल भी बढ़ रहा है, 10
23, मतलब x बढ़ने से y बढ़ रहा है, तो ये कैसा है, रिलेशन कैसा है? अगर दोनों ही इंक्रीज हो रहा है तो रिलेशन कैसा है? एक इंक्रीज एक डिक्रीज नहीं है, तो मुझे बोलो कैसा रिलेशन है ये? बोलो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलो, डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अभी तो मैंने बताया, ये देखो, भूल जा रहे हो तुम लोग। इफ टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डायरेक्शन मतलब क्या, इंक्रीज तो दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो दोनों ही डिक्रीज हो रहा है, ये होता है सेम डायरेक्शन। तो 1 2 3, एक्स वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड वाई वेरिएबल भी तो इंक्रीजिंग हो रहा है हर एक स्टेप में, तो ये कैसा रिलेशन है? मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर नो को रिलेशन? बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव कोर रिलेशन, तो इसके नीचे लिखेंगे पॉजिटिव कोर रिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव कोर रिलेशन, क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन बना है, ठीक है, स्कैटर्ड नहीं हुआ है। मतलब देखो, जैसे यहां पर दिखाएंगे तो तुम लोग समझ जाओगे, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर बना हुआ है ना, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर इस तरह से बन रहा है, तो ये मतलब ये पूरा दिख रहा है, ऐसे स्कैटर्ड नहीं है, ये देखो ऐसे स्कैटर्ड नहीं है, ये देखो ऐसे स्कैटर्ड नहीं है। अगर हम लोग का पूरा एक लाइन दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, तो पहले तो ये पॉजिटिव निकल गया, इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली एक लाइन हमें दिख रहा है, स्कैटर्डनेस नहीं है, ठीक है, क्लियरली एक लाइन दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोर रिलेशन, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर और एक बनाएंगे डायग्राम। अच्छा, यहाँ पर कैसे एक्स और वाई लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर एक्स और वाई को कैसे पुट करेंगे। अगर एक्स का वैल्यू 5 है तो वाई का वैल्यू 50 है, अगर एक्स का वैल्यू 10 है तो वाई का वैल्यू 30 है, अगर एक्स का वैल्यू 15 है तो वाई का वैल्यू 10 है, ठीक है। पहले इसको बना लेते हैं, देखो तो यहाँ पर ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स का वैल्यू 5 है, 10 है, 15 है, ठीक है, मैंने एक्स में 5 5 का गैप लिया है, और वाई का वैल्यू मैंने लिया है 10, फिर 20 का गैप लेके 30, फिर उसके बाद 20 का गैप लेके 50। और मैंने क्या दिखाया यहाँ पर, मैंने ये बोला है कि अगर x मेरा 5 है तो y 50 है, मतलब ये दोनों का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर एक 10 है x का वैल्यू तो y का वैल्यू कितना है 30, मतलब इन दोनों का पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और अगर x का वैल्यू 15 है तो y का वैल्यू 10 है, मतलब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मुझे ये बोलो कि ये कैसा रिलेशन है, पहले बोलो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये देख के बोल सकते हो, यहां देख के बोल सकते हो, बोलो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फर्स्ट ये आइडेंटिफाई करके बोलो कि रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू इंक्रीज की तरफ है, देखो एक्स का वैल्यू इंक्रीज की तरफ है, एक्स का वैल्यू 5 10 15, एक्स इंक्रीज कर रहा है, वाई का वैल्यू 50, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, डिक्रीज है, तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव का मतलब होता है कि दोनों एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव का मतलब होता है दोनों अपोजिटली मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है? या फिर कोई भी इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, इंपैक्ट तो दिख रहा है, तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, बोलो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। और एक लाइन क्योंकि स्कैटरनेस नहीं है, पूरा एक परफेक्ट लाइन दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोर रिलेशन, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव कोर रिलेशन, ठीक है। तो देखो अच्छे से समझना जरूरी है, नहीं तो इससे जो छोटा छोटा एमसीक्यू पूछेगा तो नहीं कर पाओगे। तो देखो ना, एकदम क्लियरली तो समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछो कि नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग दूसरा एक ड्रॉ करेंगे डायग्राम, देखो कैसे होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया y और यहाँ पर लिख दिया x, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से दिखाना चाहते हैं, हम ये बता देते पहले हम कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, फिर मेरे यहाँ पर शायद उतना अच्छा से ना दिखे, ये वाला ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये वाला कोशिश कर रहे हैं जितना सा हो पाएगा, ये वाला ड्रॉ करके दिखाएंगे, देखो।
ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, पहला बात है ये जो है ये रिलेशनशिप तो कुछ है, क्योंकि देखो रिलेशनशिप तो कुछ एक है, लेकिन ये कैसा रिलेशनशिप है, क्यों कुछ है पता चल रहा है, क्योंकि इसका एक ट्रेंड दिख रहा है, ये ऐसे अपवर्ड है। ठीक है, ये अपवर्ड है, इसका एक ट्रेंड दिख रहा है। तो इसको हम लोग कैसा कोर रिलेशन बोलेंगे, ये देखो कोर रिलेशन लिखते हैं, समझाते हैं तो तुम लोग भी बोल पाओगे। देखो कोर रिलेशन तो है, और क्योंकि ये देखो ऐसे होने से क्या होता है पॉजिटिव, ऐसे होने से क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि ये डायग्राम तभी बनेगा अगर इनवर्स रिलेशन बनता है, तब तो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, और ये अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि एक बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा तभी तो पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, और एक एक के इंपैक्ट से दूसरा जब कम हो रहा है तब पॉइंट ऐसे नीचे की तरफ आते जाएगा, तो ये लाइन ऐसे दिखेगा, अदरवाइज लाइन ऐसे दिखेगा, है ना। तो ये तो नॉर्मल सेंस हो गया। अब हमारा ये जो डायग्राम बना है ये देखो अपवर्ड की तरफ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, अपवर्ड की तरफ है ये, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि एक लाइन हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे डॉटेड हमें यहाँ पर दिख रहा है, स्कैटरनेस ज्यादा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लो डिग्री। ठीक है, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे ये क्या है यहाँ पर परफेक्ट है, ठीक है, ये परफेक्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे लो डिग्री। ठीक है, इसमें जो स्कैटरनेस है बहुत ज्यादा है, यहाँ पर स्कैटरनेस उतना ज्यादा नहीं है, जो पॉइंट है क्लियरली दिख रहा है, इसको ऐड करके हम लोग एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। तो क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऐसे बन रहा है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया x और ये हो गया y। अब हम लोग ये वाला डायग्राम बनाएंगे, देखो जो नीचे की तरफ, मतलब इसका स्कैटर वाला बनाएंगे, तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर से दिखा देते हैं हम कौन सा वाला ड्रॉ करना चाहते हैं, ये देखो ये चीज ड्रॉ करना चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि ऐसे ही बने। देखो मूवमेंट जो है वो नीचे के तरफ है, ठीक है, नीचे के तरफ होगा मतलब नेगेटिव, ये हमें पता है, नेगेटिव कोर रिलेशन। ठीक है, और क्योंकि इसमें स्कैटरनेस ज्यादा है तो इसको हम लोग बोलेंगे लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये था लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ये था लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, y और ये हो गया x। अगर हम लोग डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे, देखो यहाँ पर खैर वो वाला दिया नहीं है जो हम बता रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर लो डिग्री और ये जो है हाई डिग्री जो अभी बताएंगे उस हिसाब से नहीं दिया, यहाँ परफेक्ट दिखाया है, यहाँ पर पॉजिटिव है बट परफेक्ट नहीं है ये बताया। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट नेगेटिव बताया, यहाँ पर परफेक्ट नहीं है ये बताया, ये नो कोर रिलेशन बताया, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग लो डिग्री हाई डिग्री वाला भी एक बार देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने ये स्कैटरनेस इस तरह से दिखाया था, अब इसी चीज को हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से, ये देखो। ठीक है, मैंने फिर से वैसे ही बनाने का कोशिश किया, मतलब ये ट्रेंड मैंने ऐसे दिखाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट पॉइंट दिया था वो काफी एक दूसरे से दूर दूर थे। ठीक है, काफी एक दूसरे से दूर दूर था, लेकिन मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है देखो बहुत ही आसपास ड्रॉ किया है, बहुत ही आसपास ड्रॉ किया है। तो अगर ऐसा बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव तो बोलेंगे, क्योंकि ये इसका ट्रेंड कैसा है, इसका ट्रेंड ऐसे है, ऐसे होने से हर हाल में पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके पॉइंट में गैपिंग काफी ज्यादा है, इसके पॉइंट्स में गैपिंग मैंने कम दिया है। ठीक है, ये ज्यादा पास पास है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, लेकिन इसका डिग्री क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, हाई डिग्री या लो डिग्री किसके हिसाब से बताया जा रहा है कि अपने अपने अंदर ये पॉइंट में, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये हाई डिग्री, क्योंकि दोनों में दूरी स्कैटरनेस जो है कम है, यहाँ पर स्कैटरनेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से लो डिग्री और हाई डिग्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, ऐसे बनाते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। अब हम लोग कौन सा चीज बनाएंगे, ये वाला, ये बनाएंगे, लेकिन इसमें क्योंकि मैंने दूर दूर दिया था यहाँ पर हम वैसे नहीं देंगे, देखो पास पास देंगे। अगर बहुत ही पास पास दे के हम लोग ये बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, देखो इतना तो ऐसे करके ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी तुम लोग ऐसे पॉइंट 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 कर दोगे पास पास, तो तुम लोग को ये मतलब ज्यादा
डीप दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखो यहाँ पर कितना दूर दूर किया है, लेकिन यहाँ पर सारे पॉइंट जो है अपने साथ बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत लगे हुए हैं, आसपास है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि इसका ट्रेंड इधर है, तो ये हो गया नेगेटिव कोर रिलेशन, ठीक है, नेगेटिव कोर रिलेशन। और ये हाई डिग्री है, ठीक है। हाई डिग्री क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्कैटरनेस है वो कम है, ये हाई डिग्री हो गया। अच्छा, इसके अलावा नो रिलेशन वाला कैसा बनेगा? वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये वाला देखो क्यों ऐसा होगा। ये हो गया एक्स, सॉरी, ये हो गया वाई, और ये हो गया एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर और एक बना लेते हैं नो रिलेशन वाला, यहाँ पर वाई और यहाँ पर एक्स। अब ये कैसे होगा? देखो, अगर हम लोगों का ऐसे बन जाता है, ऐसे, ठीक है, ये मतलब ऐसे सर्कल टाइप, ठीक है। रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है ना, मतलब जो वेरिएबल्स का मूवमेंट है वो कैसा है। जैसे देखो, मूवमेंट क्या हो सकता है? मूवमेंट जैसे मैंने क्या बोला, फ्रेंड तीन तरीके के हो सकते हैं। एक ऐसे, मतलब जिनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, मतलब हम लोग जो बोलते हैं वो वही कर रहा है, या फिर उनके बात में हम लोग चल रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है ना, मतलब दोनों एक ही तरह का डिसीजन ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑपोजिट डिसीजन ले रहा है, जिनके साथ हमारा बनता नहीं उतना। और एक ऐसे होते हैं जिनके डिसीजन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, ठीक है, उस तरह से। तो यहाँ पर देखो, ये जो बन रहा है ये ना तो परफेक्टली पॉजिटिव दिख रहा है, ना तो परफेक्टली नेगेटिव, ना तो मतलब लो डिग्री वाला पॉजिटिव या नेगेटिव। ये ऐसे बन गया है जहां पर हमें कोई भी इंपैक्ट एक दूसरे के ऊपर वेरिएबल्स का नहीं दिख रहा है। तो ऐसे बन जाने पे मतलब ये कोई किसी तरह का लाइन वगैरह नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है? ये है नो कोर रिलेशन। ये देखो, नो कोर रिलेशन, ठीक है। जहां पर आर, आर से डिनोट किया जाता है, वो बाद में बताएंगे आर क्या होता है। पहले इतना समझो कि अगर हमारा ऐसा या ऐसा कोई ट्रेंड नहीं देखने को मिलता है, चाहे वो स्कैटरनेस के थ्रू से हो, अब हाई डिग्री हो, लो डिग्री हो, कैसा भी हो, अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे नो कोर रिलेशन, ठीक है, नो कोर रिलेशन। और एक यहाँ पर बना सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने बना रखा है ऐसा, ठीक है। हम लोग यू शेप में भी बना सकते हैं। ये देखो, यू शेप में भी अगर ऐसे बनेगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा नो कोर रिलेशन, ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा एमसीक्यूज आता है कि अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है, राइट से लेफ्ट में जा रहा है डायग्राम, ठीक है, तो वो उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से, तो ये बन गया स्कैटर्ड डायग्राम, जिससे हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? ओनली डायरेक्शन, डायरेक्शन देख के बोलेंगे कि कैसा वेरिएबल का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये मेथड वन हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड टू, जो सबसे परफेक्ट मेथड होता है। ये परफेक्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि इससे हम लोग कुछ अमाउंट, क्वांटिटी तो नहीं मेजर कर पा रहे, ठीक है। तो दूसरा मेथड हो जाएगा कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, मेथड टू, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, ये हमें पहला बात है किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन तो इससे पता चलेगा ही, एज वेल एज स्ट्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। स्ट्रेंथ का मतलब हो जाता है कि रिलेशन कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेंथ क्या है उसमें। जैसे देखो, ये लो डिग्री था, ये दोनों, ये हाई डिग्री था, ये परफेक्ट था, मतलब एक बहुत ही अच्छा मजबूती वाला दोस्ती, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। एक होता है अच्छा तो है लेकिन उतना अच्छा भी दोस्ती नहीं है, ठीक है। तो वही कि स्ट्रेंथ क्या है, रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ कोर रिलेशन। बेस्ट मेथड सेकंड इसमें लिखेंगे, बेस्ट मेथड एज मोस्ट एक्यूरेट,
तो कार्ल पियर्सन जो है उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, इसीलिए उनके नाम से ही इसका नाम आ गया है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का बात आएगा, इसलिए प्रोडक्ट मूवमेंट है, ठीक है। अभी फॉर्मूला देखने से ही पता चलेगा, ये बेस्ट मेथड होता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज the ratio of लिखना पड़ेगा, the ratio of covariance between the two variables to the product of standard deviation of the two variables, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले कि ये डायरेक्शन भी बताएगा, हमें स्ट्रेंथ भी बताएगा रिलेशनशिप का। स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, जैसे मान लो क्या होता है, स्ट्रेंथ कैसे पता करें, क्वांटिटी से पता कर पाएंगे, ठीक है। अब स्ट्रेंथ का रेंज वगैरह भी हम लोग देखेंगे, क्वांटिटी से पता कर पाएंगे। बेस्ट मेथड एज मोस्ट एक्यूरेट, ये बेस्ट मेथड है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। और इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया है एज द रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो x डिवाइडेड बाई y लिख दिए, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 3 लिख दिए, और इसको 2:3 लिख दिए, दैट इज द रेशियो। रेशियो मतलब समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो रेशियो का मतलब ऐसे आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ कोवेरियंस, हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो किस चीज का, कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का कोवेरियंस कैलकुलेट करना है। अब कोवेरियंस क्या होता है, देखो कोवेरियंस का मतलब होता है यहाँ पर कैसे बोले, मतलब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर तुम लोगों ने किया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वहां से वेरिएंस आता है, दैट इज कॉल्ड कोवेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये देखो थोड़ा सा याद करोगे तो याद हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस होता है, ये मैंने जब इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत तुम लोगों को भी पता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस होता है, ठीक। देखो अब हम ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली देखो फॉर्मूला ही हमें लिखना है और सीखना है, लेकिन हम फॉर्मूला को समझा देते हैं ताकि तुम लोग याद इजीली रख पाओ। तो हमें रेशियो बनाना है, तो इसका मतलब इतना सा क्लियर है कि हमारा ये जो फॉर्मूला है ये समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग होगा। अब क्या डिवाइडेड बाय क्या है देखो, और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट जो है उसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से। स्मॉल आर, और यहाँ पर एक्स कॉमा वाई क्यों ऐसे लिखा जाता है, आर मतलब हो गया कोर रिलेशन। अब ये आर, इन्होंने आर लेके ही फॉर्मूला बनाया है कि हम स्मॉल आर को मानेंगे कोर रिलेशन मानेंगे, ठीक है। स्मॉल आर को हम लोग कोर रिलेशन मानेंगे, कोर रिलेशन कोफिशिएंट। तो इन्होंने आर लेके किया था, तो इसीलिए कोर रिलेशन कोफिशिएंट को यहाँ पर आर बोला जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल का होता है इसलिए एक्स कॉमा वाई। अब रेशियो होगा कैसे, रेशियो ऑफ कोवेरियंस, कोवेरियंस को शॉर्ट में कॉव बोलते हैं। कॉव बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स और वाई, कॉव बिटवीन द टू वेरिएबल्स टू का मतलब क्या होता है पता है, टू का मतलब होता है डिवाइड, है ना। ये देखो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, फॉर्मूला क्या हो रहा है, टू मतलब डिवाइड, ठीक है। टू मतलब यहाँ पर डिवाइड, जैसे 2 2 3 मतलब यहाँ पर देखो ऐसे कभी कभी लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है ना, तो इसका मतलब टू मतलब डिवाइड, जब रेशियो का बात हो रहा है। तो कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को एसडी बोलो, या फिर इसका जो नोटेशन है दैट इज सिग्मा यूज किया जाता है। तो सिग्मा एक्स, क्योंकि क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो बन गया फॉर्मूला, देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ कोवेरियंस बिटवीन, रेशियो कैलकुलेट करना है कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसका रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है डेफिनेशन, और डेफिनेशन से ऐसे करके फॉर्मूला बना है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कॉव एक्स वाई का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये हम समझा देते हैं कैसे होगा। तो जब हम लोग एसडी देखे थे, तो देखो एसडी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर
किसी को थोड़ा सा भी याद है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, रूट ओवर ऑफ समेशन या सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन इसका होल स्क्वायर, या फिर और एक फॉर्मूला भी बहुत पॉपुलर है, ये होता है समेशन एक्स बाय एन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एस डी का, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एस डी का, एस डी ऑफ एक्स। सिमिलरली इसमें y लिख दोगे तो ये सब y से डिनोट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एस डी ऑफ y, ठीक है। अब देखो अगर एस डी ऑफ एक्स और यहाँ पर बोला है एस डी ऑफ y, तो हम एक बार एस डी ऑफ y भी तुम लोग को लिख के दिखाते हैं। देखो एस डी ऑफ y कैसे होगा, ये फॉर्मूला होता है, या तो ये फॉर्मूला यूज होता है या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, सोचो अगर हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y x और y होगा, तो इसका मतलब दो एस डी है ना, एस डी ऑफ x हो गया, एस डी ऑफ y हो गया। तो बेसिकली अगर एस डी ऑफ x और एस डी ऑफ y होगा, दो एस डी मल्टीप्लाई होगा तो वो एस डी स्क्वायर बनेगा, मतलब ये नीचे भी वेरिएंस ही आएगा, ठीक है। वेरिएंस क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई आ जाएगा, है ना, नीचे भी वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई आ जा रहा है। क्यों, सोचो एक बार कि अगर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ये हमें फॉर्मूला बोल रहा है कि नीचे मल्टीप्लाई करो, तो नीचे भी वेरिएंस ही आ जाएगा ना, क्योंकि एस डी स्क्वायर मतलब क्या होता है, अभी मैंने बोला था ना कि एस डी स्क्वायर मतलब क्या होता है, वेरिएंस होता है, ठीक है। एस डी स्क्वायर मतलब वेरिएंस होता है, तो इसका मतलब ये नीचे भी हम लोग का वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या दिया हुआ है, कोवेरिएंस, जिसको मैंने बोला कोवेरिएंस का मतलब भी तो वेरिएंस होता है, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई हमें ढूंढना है। तो हमें एक्चुअली इससे क्या ढूंढना है, इससे हमें ढूंढना है वेरिएंस ऑफ एक्स और हमें ढूंढना है वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है, वेरिएंस ऑफ वाई ढूंढना है, ठीक है। अब हम लोग इसको एक साथ कैसे दिखा सकते हैं, अलग अलग तो नहीं ढूंढना है ना, एक साथ दिखाना है, ज्वाइंटली दिखाना है, क्योंकि तभी तो होगा बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, एक साथ दिखाना है साइमल्टेनियसली। तो कैसे दिखाएंगे, कोवेरिएंस का मतलब होता है एस डी स्क्वायर। अब कोई भी एक एस डी ले लेते हैं, जैसे ये वाला, देखो जस्ट एक्सप्लेनेशन समझने के लिए, ये सब प्रूव नहीं करना पड़ता एग्जाम में, जस्ट समझने के लिए। अगर स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स का मतलब ये हो जाता है, देखो कैसे, ये मैंने फॉर्मूला बताया तुम लोग को, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। अगर एस डी मतलब ये वाला, ठीक है, एस डी एक्स का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल चीज देखो, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पावर में 2 है तो इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम लोग और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके बिहाफ में हम लोग इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बार, और ये x के जगह मैंने लिख दिया y माइनस वाई बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय n कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय n कर दिया, ये मैंने y से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। एक ये पॉइंट गया। दूसरा देखो, और एक फॉर्मूला समेशन एक्स, यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर था स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का, और एक फॉर्मूला था दैट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब इससे रूट हट जाएगा, इससे रूट हट गया। अगर रूट हट जाता है तो हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा होल स्क्वायर था, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू समेशन ऑफ एक्स बाई एन, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक एक्स है, क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली दो वेरिएबल लेना है, देन हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये जो एक्स है इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। देखो मैं हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये सब प्रूव नहीं करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, और इसको एक्स समेशन एक्स बाई एन का स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे फॉर्मूला आता है वो बताते हैं। तो ये एक एक्स है, क्योंकि हमें कोवेरिएंस जो है दो वेरिएबल्स का लेना है, तो एक एक्स रखना चाहते हैं, दूसरा
दूसरा y रख लो, n हो गया। और यहाँ पर एक x रख लो और एक y रख लो, ठीक है, एक y रख लो, हो गया। अब यहाँ से हमारा ये प्रूव हो जाता है, देखो कि हम लोग जो पहले स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग सीखते हैं, ठीक है, उसी से ही ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है, क्योंकि बात तो कोवेरिएंस का हो रहा है, दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, मतलब अलग फॉर्मूला हमें सीखना नहीं है। ऐसे लगता है हमें कितना फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स में, नहीं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही होता है, एसडी का स्क्वायर मतलब वेरिएंस होता है, तो ऑब्वियसली एसडी का फॉर्मूला इस पे इंपैक्ट लाएगा। और ये कैसे इंपैक्ट लाता है वो जस्ट समझाने के लिए मैंने ये सब बोला, ठीक है, ताकि तुम लोग को इजीली फॉर्मूला याद रहे कि तुम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हो, जो एसडी है उसी को रिपीट कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने कैसे बताया, देखो एसडी ऑफ एक्स ऐसे होता है, या फिर ये दो फॉर्मूला होता है, हम लोग डिपेंड करता है क्या यूज कर रहे हैं, वो क्वेश्चन के डेटा पे भी डिपेंड करता है। अगर y का कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे होता है, अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो वेरिएंस बन जाएगा, क्योंकि एस डी स्क्वायर बन जाता है, भले ही वो दो अलग अलग वेरिएबल्स का बन रहा है, बन तो रहा है एस डी स्क्वायर, मतलब नीचे भी वेरिएंस आ गया। अब हमें कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है x, y का, तो साइमल्टेनियसली करना है, मतलब हमें एक साथ x और y को दिखाना है। तो हम लोग x से y में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का मैंने पहला फॉर्मूला लिखा, उसको मैंने वेरिएंस में ट्रांसफर किया तो रूट हट गया। अब ये स्क्वायर को मैंने दो बार लिखा, अब एक वैल्यू को हम लोग y से सब्सटीट्यूट कर सकते, तो ये बन गया। दूसरे वैल्यू को हम लोग इस तरह से सब्सटीट्यूट कर सकते, तो ये बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो, अब मेन फॉर्मूले में जाते हैं कि कॉव एक्स कॉमा वाई, अगर ये क्वेश्चन आए कि हमें बोले कि आर फाइंड आउट करो, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई क्या होता है वो तो मैंने बता दिया। कॉव के लिए क्या यूज करोगे, कॉव के लिए हम लोग यूज करेंगे दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला। देखो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला, यानी यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, वो तो एक्सप्लेनेशन पेज था, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। यहाँ पर स्टार देके लिख देते हैं, कॉव एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या यूज कर सकते हो, ऐसे हम चाहते तो सिर्फ ये फॉर्मूला ही लिख के दिखा देते कि इसको याद कर लो, इसका मतलब ये लिखना पड़ेगा, लेकिन कोई नया चीज है तब ना हम ऐसे बोले, नया चीज कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा, जब भी कॉव रहेगा तो ये यूज करना है, डिवाइडेड बाई एन, देखो यहां से मिला, ठीक है। और या फिर डिपेंड करता है ना क्या हमारे पास डेटा, या फिर हम लोग ये यूज कर सकते हैं, कॉव एक्स कॉमा वाई यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन, ये देखो सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा वाई बाई एन, ये देखो सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा वाई बाई एन। और इसको भी हम लोग और एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक्स बार है ना, क्योंकि किसी भी चीज का टोटल डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिथमेटिक मीन, और एरिथमेटिक मीन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। और रहा ये दोनों का बात, ये दोनों तो फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया, ये दोनों का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये दोनों का फॉर्मूला कुछ भी यूज कर लो, या तो ये यूज कर लो ऐसे, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, या फिर ये वाला यूज कर लो। ठीक है, ये चीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक बार लिखा है क्लियरली। देखो यहाँ पर अगर तुम लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये वाला, ये यहाँ से देख के लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये 1 2 3 पॉइंट बताए, थर्ड नंबर पॉइंट के लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन बताया, बट एक्चुअली हमें तो ये फॉर्मूला ही जस्ट याद रखना है, ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन ताकि फॉर्मूला तुम लोग इजीली याद रख सको। नेक्स्ट इसका फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट ये क्यों बेस्ड बोला गया है, क्योंकि ये एक यूनिट फ्री मेजर है, ये भी समझाते हैं क्यों होता है, इट इज अ यूनिट फ्री मेजरमेंट। अगर हम लोग किसी चीज का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, रेशियो हमेशा सेम यूनिट का होता है, ठीक है, रेशियो हमेशा सेम यूनिट का होता है। जैसे मान लो कि किलो, 5 किलो एंड
10 किलो, इसका रेशियो हो सकता है 5/10, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा। ये देखो किलो और ये किलो, किलो किलो कैंसिल, तो यूनिट गायब हो जाता है, यूनिट फ्री मेजर होता है। लेकिन रेशियो कभी ऐसा नहीं हो सकता है 5 किलो एंड 10 सेंटीमीटर, 5/10 लिख देंगे, 1/2 कर देंगे, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है कि दो सेम काइंड ऑफ चीजों में रिलेशनशिप ढूंढना। तो किलो किलो में रिलेशनशिप हो सकता है, किलो के साथ सेंटीमीटर, ये तो कोई लिंक ही नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए रेशियो तो इसका बनेगा नहीं, ये रेशियो कभी नहीं बन सकता। अगर कोई लिख भी देते हो ऐसे तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, ये रेशियो नहीं बनता है। रेशियो हमेशा सेम काइंड ऑफ चीजों का बनता है, और जैसे ही सेम काइंड होता है तो सेम यूनिट होता है, तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा दो डिवाइड होने पे, तो इट इज ए यूनिट फ्री मेजरमेंट, पहला बात। सेकेंड, नहीं ये फोर्थ नंबर पॉइंट था। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखो, वैल्यू ऑफ आर लाइज, आर मतलब ये देखो, ये जो आर लिखा हम लोगों ने, ये आर का वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करता है। वैल्यू ऑफ आर लाइज फ्रॉम -1, -1 से लेके +1, बोथ इंक्लूसिव। मतलब बोथ इंक्लूसिव का मतलब हो गया कि -1 से लेके +1 के मिडिल में जितने भी वैल्यूज आएंगे वो तो लेना ही है, और ये दो भी इसमें इंक्लूड, मतलब ये दोनों को लेके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2 से लेके 5 के अंदर वैल्यूज बोलो, तो 3 4 5, मतलब 2 और 5 नहीं आए, 3 4, ठीक है। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि इंक्लूसिव बोथ, मतलब 2 3 4 5, इंक्लूसिव बोथ का मतलब, तो इसका मतलब -1 से लेके +1 के अंदर का वैल्यूज जो है आर को, मतलब आर का वैल्यूज होगा, और उसके साथ साथ +1 और -1 भी हो सकता है। +1 कब होता है और -1 कब होता है? 1 मतलब जो हो गया एक परफेक्ट डिजिट, है ना। तो यहाँ पर देखो -1 से लेके +1 के अंदर अगर r का वैल्यू बिलोंग करता है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? r का वैल्यू +1 के बराबर या +1 से कम हो सकता है, क्योंकि अप टू +1 तक हो गया। तो r लेस देन इक्वल टू +1, क्योंकि r, इसका मतलब क्या हो गया, r का वैल्यू 1 हो सकता है या फिर r का वैल्यू 1 से कम हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, -1 लेस देन इक्वल टू r, या फिर इसको ऐसे रीड करो कि r ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक ही बात होता है। तो r का वैल्यू -1 से ज्यादा है तभी तो +1 तक है, या फिर -1 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखो, ये जो +1 और -1 है ये दोनों होते हैं परफेक्ट, ये देखो ये हो गया परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है, और ये हो गया परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। ये देखो परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, ये जो ड्रॉ किया था ड्रॉ से भी देख सकते हो, ये देखो परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये 1 1 वैल्यू कंटेन करेगा। अब अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे तो समझ पाओगे, ये देखो यहाँ पर r इक्वल टू 1 लिखा है क्योंकि ये परफेक्ट पॉजिटिव है। यहाँ पर r का वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि क्लियरली नहीं है, इसलिए r का वैल्यू क्या दिया है, देखो r लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर 0 लेस देन r लेस देन, मतलब यहाँ पर हो गया कि r का वैल्यू 1 से कम है, लेकिन r का वैल्यू जो है 0 से ज्यादा है। मतलब r का वैल्यू 0 से 1 में ही क्यों घूम फिर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अगर है तो वो 0 से 1 के अंदर जाएगा ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 0 से 1 नहीं, मतलब मोर देन 0 से लेके अप टू 1 तक होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है तो वो नेगेटिव चीज नहीं दिखाया गया यहाँ पर। क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव वाला जो है ड्रॉ है। और यहाँ पर देखो ये r -1 क्योंकि नेगेटिव साइड में है, तो अगर ऐसा होगा तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, या फिर ये देखो r का वैल्यू 0 से कम हो सकता है, और कम कहां तक हो सकता है, -1, ये देखो -1, क्योंकि अप टू -1 तक ही ना होगा, क्योंकि रेंज जो है -1 से +1 है इंक्लूसिव। तो ये देखो r का वैल्यू लेस देन 0, मतलब 0 से कम है, और ये इसका मतलब r ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा इसका मतलब। अच्छा, और यहाँ पर देखो r 0 0 है, क्यों? क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए r का वैल्यू क्या हो गया, 0 0, नो रिलेशन, इसीलिए 0 0। तो यहाँ पर अगर +1 और -1 होता है तब हो जाता है परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और इम्पैक्ट ऑन चेंज ऑफ स्केल,
ठीक है। तो ओरिजिन और स्केल चेंज क्या होता है? ओरिजिन चेंज मतलब हम लोगों का कोई भी एक डेटा में प्लस या माइनस अगर हम लोग करते हैं तो उसे ओरिजिन चेंज बोलते हैं। स्केल मतलब इनटू या डिवाइड करने पे स्केल चेंज होता है। हम समझा देते हैं, एक बार पहले लिख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा नो इम्पैक्ट। नो इम्पैक्ट क्यों होगा हम बता देंगे, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा नो इम्पैक्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। यहां पर वैल्यूज में इंपैक्ट नहीं होगा, बट इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर ऑफ डिफरेंट साइन, देन साइन ऑफ आर विल ऑल्सो बी चेंज्ड। समझाते हैं कैसे होगा, देखो। अच्छा, पहले चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन देखो। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा x एक वेरिएबल और y वेरिएबल लिखा, और x वेरिएबल का हम चेंज करना चाहते हैं, और चेंज करके इसको हम लिखना चाहते हैं x1। x वेरिएबल का चेंज हम x1 करना चाहते हैं, और x1 का वैल्यू हम कैसे लिख रहे हैं, x को कैसे चेंज कर रहे हैं, तो हम स्केल और ओरिजिन दोनों चेंज करेंगे। मतलब x में हम कुछ ऐड करेंगे या फिर कुछ माइनस करेंगे, और कुछ इनटू या फिर डिवाइड करेंगे। तो कोई भी, ये देखो यहाँ से कोई एक चूज कर सकते हो, यहाँ से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम x को कैसे लिख सकते हैं, x में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2x और +3 कर दिया, मतलब ओरिजिन चेंज क्या है, +3, और स्केल चेंज क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, ठीक है। x का चेंजेस ये आ गया, x का चेंजेस ये आ गया, और जिसको मैंने x1 से डिनोट किया। सिमिलरली हम y के लिए करते हैं, y को हम y1 बता रहे हैं, और इसमें हम स्केल और ओरिजिन दोनों चेंज करेंगे। तो स्केल में मैंने 3y, क्योंकि स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन करना, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तुम लोग कुछ और भी कर सकते हो, ये तो जस्ट हम ऐसे ही अपने मन से लिख रहे हैं, तो तुम लोग कुछ और बिफोर भी कर सकते हो, ठीक है। और माइनस यहाँ पर कर दिया मैंने 4, ठीक है। मतलब ओरिजिन चेंज में मैंने क्या किया, माइनस किया। माइनस कितना किया, 4 किया। मतलब y को मैंने चेंज करके y1 लिखा, और y1 का वैल्यू मैंने ये बनाया बाय इंपैक्टिंग द स्केल चेंज एंड ओरिजिन चेंज, ठीक है। मैंने स्केल और ओरिजिन चेंज किया। इसको ये मैंने पहले बताया कि चेंज क्या होता है, स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज। बट अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कोरिलेशन है आर जो है, इस पे ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज किस पे इंपैक्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा किसी तरह से भी नहीं, ना तो वैल्यू से ना साइन से, ठीक है। साइन मतलब प्लस माइनस। लेकिन अगर स्केल चेंज होता है तो क्या होगा, नो इम्पैक्ट ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर ऑफ डिफरेंट साइन, देन साइन ऑफ आर विल ऑल्सो बी चेंज। तो इसको कैसे समझाए, देखो, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे होगा देखो, जैसे मान लो आर एक्स वाई का वैल्यू आया हुआ है 0.8, ठीक है, 0.8, ठीक है। अब यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2 ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी y2, y1, ठीक है, y1। x1 का वैल्यू क्या है, 2x + 3, और y1 का वैल्यू क्या है, 3y - 4, ठीक है, 3y - 4। अब यहाँ पर चेंजेस हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चेंजेस जैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर स्केल चेंज देखो, बोल रहा है कि ओरिजिन चेंज में कोई इंपैक्ट नहीं आता है, तो +3 और -4 इंपैक्टफुल नहीं होगा, लेकिन 2 और 3 इंपैक्टफुल होगा। नो इंपैक्ट ऑफ वैल्यूज, लेकिन वैल्यूज का नहीं होगा। बट इफ स्केल चेंज ऑफ स्केल, जो कि मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3 से मैंने दिखाया है, तो पहले स्केल चेंज क्या क्या हुआ है वो लिख लेते हैं। स्केल चेंज हुआ है +2 से और +3 से, ठीक है। तो +2 और +3 बोल रहा है कि स्केल चेंज का जो वैल्यू है वो कोई इंपैक्ट नहीं लाएगा, नो इंपैक्ट ऑफ वैल्यूज। बट इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर ऑफ डिफरेंट साइन, अगर अलग अलग साइन है, देन साइन ऑफ आर विल ऑल्सो बी चेंज। मतलब ये देखो, यहाँ पर मैंने +3, डिफरेंट साइन नहीं है, तो 2 और 3 किसी तरह से इंपैक्ट नहीं लाएगा, लेकिन साइन का इंपैक्ट आएगा। अगर अलग अलग साइन है तो आर का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। देखो आर का वैल्यू क्या है, 0.8 है, ठीक है, तो वैल्यू इंपैक्ट नहीं लाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का आर का आंसर +0.8 होगा, क्योंकि दोनों का साइन जो है वो इक्वल है, दोनों का साइन इक्वल है। अब मान लो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस कर दिया, मतलब स्केल चेंज यहाँ +2 था, यहाँ पर -3 हो गया, तो बोल रहे हैं वैल्यूज कोई इंपैक्ट नहीं
लाएंगे, ठीक है। लेकिन साइन अगर अलग है, डिफरेंट साइन है, अगर डिफरेंट साइन है तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, देखो, चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर ऑफ डिफरेंट साइन, देन साइन ऑफ आर विल ऑल्सो बी चेंज। तो आर का साइन क्या हो जाएगा? तो आर का साइन जो था उसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर आर एक्स वाई माइनस 0.8 होता तो इसका आंसर क्या होता? मतलब +2 और -3 का, तो 3 और +2 ये दो है, इंडिविजुअली कोई इंपैक्ट नहीं लाएंगे, वैल्यूज इंपैक्टफुल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि साइन, स्केल का साइन अलग है, सेम नहीं है, अलग है, तो आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो देखो, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, अगर यहां पर ऐसे होता है -2 और -3 फॉर एग्जाम्पल, तो 2 और 3 से तो कोई इंपैक्ट नहीं लाएगा, ठीक है। अगर आर का वैल्यू +0.8 है तो यहां पर आर का वैल्यू +0.8 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन सेम है, साइन सेम है। अगर साइन हम लोगों का अलग अलग होता तो फिर वो चेंज होता है। जैसे ये -0.8 वाला का आंसर भी -0.8 होगा, क्योंकि आर का वैल्यूज जो है, आर का वैल्यूज क्यों सेम रहेगा, सॉरी आर का साइन क्यों सेम रहेगा? क्योंकि इन दोनों का साइन साइन जो है वो सेम है। तो यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, तो फिर यहाँ पर भी तो प्लस माइनस में माइनस हो सकता था। इसका कंसेप्ट ये होता है कि अगर हम लोगों का स्केल चेंज का हमें वैल्यू नहीं देखना है, 2 और 3 से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम लोगों को साइन देखना है। अगर ऑपोजिट साइन होता है, जैसे प्लस प्लस है तो आर का जो वैल्यू था आर का वही वैल्यू रहेगा। अगर +0.8 था +0.8 होगा, अगर -0.8 था -0.8 होगा। लेकिन अगर साइन ऑपोजिट है तो आर का जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू, जो भी एग्जिस्टिंग साइन था उसका ऑपोजिट साइन होता है, ठीक है, उसका ऑपोजिट साइन होता है। इसको बोला जाता है कि किस तरह से इंपैक्ट लाता है स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज आर पे, ठीक है। इसका मतलब होता है स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज किस तरह से आर पे इफेक्ट लाएगा। मतलब अगर इसको जिस्ट करो तो ये आ जाता है कि आर जो है चेंज करेगा अपना साइन इफ स्केल चेंज आर ऑफ ऑपोजिट साइन। अगर ऑपोजिट साइन का होगा तो आर अपना साइन चेंज कर लेगा, जो एग्जिस्टिंग साइन है उसको चेंज कर लेगा, ठीक है। बाकी इसको जब हम लोग कोई एक क्वेश्चन से देखेंगे तो और भी क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह से होगा। लेकिन इसका कंसेप्ट यही होता है कि अगर मतलब ये कैसे इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग को इतना याद रखना चाहिए कि ओरिजिन चेंज से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ओरिजिन चेंज मतलब +3 और -4 से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग स्केल चेंज करते हैं तो इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइन पे आएगा, वैल्यूज पे नहीं आएगा, ठीक है, वैल्यूज पे नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर हमारा ये जिस्ट बन जाएगा। बेसिकली ये याद रखना है, इसके ऊपर हम लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमें और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आज तो नहीं कर रहे क्वेश्चन इस पे, ठीक है, क्वेश्चन जब इस पे करेंगे तो और भी क्लियरली समझा देंगे। देखो यहाँ पर वही चीज बोला था, ये देखो यहाँ से भी दिखा देते हैं। ये सब मैंने बोल दिया, मेन मेन पॉइंट हम लोग का जो चाहिए होगा। पता नहीं कहाँ पर है, तुम लोग देख लेना, ठीक है, कहाँ पर है। तो ये देखो, ये मैंने तो बता दिया तुम लोग को ये सब, लेकिन जरूर कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि यही सब पढ़ के जाना है एग्जाम टाइम पे। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, देखते हैं, एक तो क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लेते, चलो, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, जैसे ये वाला बोलो, बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर, बोलो राइट द करेक्ट आंसर। आज जो पढ़े हैं, बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर 2 वेरिएबल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, मोर देन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, 2 वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा आंसर सही है? बोलो, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन ही पूछेंगे, ज्यादा नहीं। बोलो, बाइवेरिएट डेटा को, बाइवेरिएट डेटा कलेक्शन फॉर क्या होगा ऑप्शन? मैम सी। C, 2 variables at the same point of time. Correct. For a bivariate frequency table having P plus Q classification, the total number of sale, sale मतलब क्या हो जाएगा ना, ये देखो, sale का मतलब हो जाता है
ये देखो ये होता है सेल। ये देखो ये जो एक एक है ना, अगर इसको ऐसे करके हम लोग कर देते हैं ना तो वो सेल बन जाएगा। यहाँ पर लाइन लगा देंगे ना तो ये एक एक सेल बन जाएगा। ये टोटल वाला इस पे नहीं भी करने से होता। ये देखो ये एक एक सेल बन गया। यहाँ से ये देखो ये एक एक सेल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखो, तुम लोग खुद ही बोल पाओगे। फॉर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितने सारे हैं? क्लासिफिकेशन अगर पी प्लस क्यू है मतलब जितना सारा क्लासिफिकेशन 1 2 3 4 5 और इधर भी 5 मतलब 10 अगर क्लासिफिकेशन है तो कितने सारे सेल्स होंगे? तो यहाँ पर सेल्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, 25 सेल्स बने हुए हैं। टोटल से तो कोई लेना देना नहीं, ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो ये तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो 25 सेल्स हुए और यहाँ पर क्लासिफिकेशन कितना था? इधर 5 और इधर 5। तो 5 और 5 को कैसे लिंक करके 25 आएगा बोल सकते हो? 5 और 5 को क्या करने से 25 आएगा बोलो? मैम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो अब यहां से इसका आंसर तुम लोग बोलो क्या होगा? फॉर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज, क्या हो जाएगा बोलो? 25 इंटू करके आया ना, पी प्लस क्यू क्या है? नंबर ऑफ क्लासेस, डी हो जाएगा। हाँ, पी इंटू क्यू डी हो जाएगा ना। देखो इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग। अच्छा, सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में भी बोल रहा है कुछ ऐसे सेल्स भी हो सकते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल का जिसमें वैल्यूज नेगेटिव है, जीरो है, ए और बी नन ऑफ दिस। तो ये देखो यहाँ पर प्रैक्टिकली देख के मुझे बोलो, क्या यहाँ पर कभी कोई नेगेटिव वैल्यूज आ सकता है? हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब मार्क्स हो, वेट हो, जो भी हो, कि कितने सारे लोगों को मिला है या स्टूडेंट को मिला है, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? नंबर ऑफ पर्संस क्या कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। नंबर ऑफ पर्संस कैसे नेगेटिव होंगे? नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है सम ऑफ द सेल्स फ्रीक्वेंसीज इन ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में बी नेगेटिव, जीरो, ए और बी नन ऑफ दिस। तो तुम लोग बोलो क्या आंसर होगा? नेगेटिव हो सकता है? हाँ बोलो। मैम जीरो। जीरो, करेक्ट, जीरो हो सकता है। देखो जीरो था कि नहीं, यहाँ पर देखो ना जीरो था। ये देखो जीरो था ना, ये देखो जीरो, यहाँ पर जीरो। यहाँ पर कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं आए जिनको मैथ्स में 0 to 4 मिला है और स्टैट में 12 to 16 मिला है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था, इसीलिए यहाँ पर नहीं आया है ना, इसीलिए यहाँ पर कोई डेटा पुट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर देखो, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है? फॉर ए पी इंटू क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, पी इंटू क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब ये क्या है? ये वेरिएबल्स का नाम है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है बोलो? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है हमेशा? बाइवेरिएट मतलब दो वेरिएबल का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या था? बाइवेरिएट से स्प्लिट करके अगर हम लोग एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, देखो भूल गए, आज ही किया थोड़ी देर पहले। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था? अगर हम लोग कोई भी एक वेरिएबल को इंडिविजुअली दिखाते हैं तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग कितने सारे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं बोलो? ये तो आज ही पढ़ा ना हम लोगों ने। मैम 2। टू, दो ही बना सकते हैं ना। अगर मेरे पास एक्स और वाई का मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है, इससे इंडिविजुअल तो दो ही बना सकते हैं, एक एक्स और एक वाई, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर पी इंटू क्यू क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाइवेरिएट डेटा जो है वो पी इंटू क्यू क्लासिफिकेशन का है तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है बोलो? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, कैसे कैलकुलेट करोगे? ये देखो यहाँ पर पी एक्स वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर पी क्यू बोल रहा है। ठीक है, पी इंटू क्यू मतलब ये क्रॉस करके दिखा रहा है, पी क्रॉस क्यू। क्यों बोल रहा है पता है? रो कॉलम को ना ऐसे बताया जाता है, जैसे मान लो कोई एक टेबल में रो है 5 और कॉलम भी है 5, इसको हम लोग बोल सकते हैं 5x5। ये मल्टीप्लीकेशन वाला बात नहीं होता, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन होता है इसमें कितने सारे, इसमें इसका मतलब 25 इसमें डेटा
पुट हो सकता है। और इसको लिखने का तरीका होता है रो इनटू कॉलम करके, ठीक है, मतलब 5x5 टेबल, 2x2 टेबल, ऐसे करके इसको डिनोट किया जाता है। तो ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस का मतलब ये एक मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका होता है टेबल का, ठीक है। तो ये देखो, और इससे बहुत सारा चीज पता भी चलता है, मतलब टोटल इसमें पी क्यू सेल्स बनेंगे। तो फॉर ए पी क्रॉस क्यू क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा, मतलब जहां पर दो टाइप ऑफ डेटा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना बन सकता है। तो देखो मैंने ये थोड़ी देर पहले भी तुम लोग को समझाया था कि अगर इधर 5 है और इधर 5 है, मतलब P का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 5 और Q का वैल्यू भी 5, तो हमारा कितना कंडीशन बन सकता है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रोज, है ना। नंबर ऑफ कॉलम देखो मैंने वो तो लिखवाया भी तुम लोगों को, ये देखो तुम लोग एक बार कॉपी में भी देखो, नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रोज लिखवाए, ये देखो लिखवाए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। और ये जो है एम क्रॉस एन, मतलब रो और कॉलम को ही बता रहा है, एम एन के जगह इन्होंने पी क्यू यूज किया है, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आप बता सकते हो मुझे, समझ में आ रहा है, रिलेट कर। हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक। plus Q. P प्लस क्यू, हाँ। तो कितने सारे डिस्ट्रीब्यूशंस बन सकते हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ना। तो टोटल कितने, 10 कंडीशन ही बनेंगे, इधर से 5, इधर से 5, ठीक है, ये इधर से 5 और इधर से 5, थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था। लेकिन क्या है ना, ये सब एमसीक्यू बेस्ड होता है, यहाँ पर ना हमें सिर्फ मैथ्स नहीं करना होता है। तो ये सारे थियोरिटिकल चीजों को क्यों हम इतना डिटेल्स में बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, तो तुम लोग को डिटेल्स में ही सुनना पड़ेगा और फिर से पढ़ना जरूर पड़ेगा। लेकिन इसको अगर तुम लोग रख दोगे, नहीं रीड करोगे, तो भूल जाओगे, ठीक है। तो जैसे मैंने 5 बोला तो 5 ही करवा रहे हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग और भी क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे और बाकी चैप्टर को भी आगे ले जाएंगे, ठीक है, आगे करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।